ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मे बी एक टॉपिक छूट जाए, बस कैपिलरी राइज और मेनिस्कस वाला, कॉन्टैक्ट एंगल वाला। वो छोटा सा टॉपिक है, वो इवनिंग में ख़त्म करके फिर हीट एंड कैलोरीमेट्री शाम में ही ख़त्म कर लेंगे आज। अभी 3-4 घंटा मिलेगा ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फ्लूइड के PYQs आपको 7 से 8 होंगे, ठीक है। तो 7-8 PYQs हैं, मैनेज हो जाएंगे। अभी आप लोग कर लोगे ब्रेक में। अब बाकी ये मतलब ये जो पोर्शन है ना, अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब 50% से ज़्यादा क्वेश्चन बस इतने ही पोर्शन से पूछा है, जो अभी यहाँ से हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटा सा पोर्शन है, मतलब बहुत सारा फॉर्मूला है, याद बहुत करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ट्राई करेंगे कुछ अगर लॉजिकली समझ पाएँ तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। पक्का आवाज़ वगैरह क्लियर है बिल्कुल ना? ओके, चलो देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट ये वाला क्वेश्चन पे हम लोग छोड़े थे, इसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना विस्कस फोर्स से। आई थिंक बर्नौली थ्योरम आप सभी का एकदम मतलब क्लियर है। उससे अगर न्यूमेरिकल आता है प्लेन वाला तो बना सकते हो, ठीक है। देखो, बर्नौली से सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर देना होगा ना, बर्नौली से देगा, इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और एक सेकंड दे सकता है अपना अपथ्रस्ट वाला जो है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उससे दे सकता है अपथ्रस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है। तो दो प्रोबेबल एरियाज वो हो गए। एंड उसके बाद अगर बात करें तो अपना जो अब शुरू हो रहा है ना, ये सारा पोर्शन ऐसा है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखोगे, जितना यहाँ पे क्लास में समझोगे, बस उतना ही यूज करना है आपको। एक सरफेस टेंशन में थोड़ा सा सरफेस को समझना मुश्किल होता है, तो उस सरफेस को एक बार विजुअलाइज करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बना लोगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं विस्कस फोर्स से। तो देखो, जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो रोड पे एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। वैसे ही सेम, जब एक फ्लूइड के अंदर मतलब कोई बॉडी मूव करती है, काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन होता है, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है, फ्लूइड का फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। आप सभी नोटिस किए होंगे, जैसे कि पानी आप जमीन पे डालते हो तो क्या होता है, पानी बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है, फिर धीरे धीरे करता है। जल्दी फ्लो कर जाता है। ओके, अगर उसका उसको कंपेयर करें ऑयल से, या फिर ऑयल छोड़ो, टोमेटो केचप देखे होगे, टोमेटो केचप जब गिराते हो ब्रेड पे, वो कैसे फ्लो करता है? स्लो फ्लो करता है। बहुत स्लो फ्लो करता है। इसका मतलब ये है ना कि देखो, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसका मतलब ये विस्कोसिटी काइंड ऑफ फ्लूइड का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा अपना, उतना फ्लो में रेसिस्टेंस होगा, जो भी हम लोग फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं उसके फ्लो में उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस आएगा। तो देखो, एक बार मैकेनिज्म इसका समझते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करना, विजुअलाइज करना है। आप लोग नोटिस किए होंगे, जैसे ही मतलब अगर कहीं पे केचप वाला एग्जांपल लो, केचप जैसे आप ब्रेड पे ऊपर में गिराते हो, तो आप नोटिस किए होंगे ऊपर का जो सरफेस होगा ना, वो मूव करता है आगे की तरफ, नीचे का जो सबसे नीचे सरफेस होता है वो काइंड ऑफ रेस्ट में रहता है, और ऊपर से अपना जो केचप है आगे की तरफ बढ़ते जाता है, आगे की तरफ स्लाइड करते जाता है। ऐसा नोटिस किए हो? हम्म। ओके, देखो विजुअलाइज करोगे, आपको हमेशा ध्यान रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही होता है। इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो पानी के ऊपर मैंने कोई एक काइंड ऑफ बॉक्स टाइप का कुछ रखा, या फिर काइंड ऑफ बोलो कि मासलेस टाइप का कोई वेज मेरे पास है, ठीक है। उसको मैंने रख दिया पानी के ऊपर, ठीक है। उसको जब हम आगे की तरफ खींचते हैं ना, तो हम ऑब्जर्व ऐसा करते हैं कि ये जो ऊपर का पानी होता है इसके साथ वाला, उस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। देखो, जैसे इसको आगे की तरफ हम खींचेंगे तो आपको पता है फ्रिक्शन किधर लगता है? अच्छा। फ्रिक्शन पीछे लगेगा यहाँ पे, और नीचे जस्ट इसके नीचे जो फ्लूइड का लेयर होगा, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। आगे लगेगा। देखो, फिर इस पे आगे लगेगा, फिर ये लेयर जो है ये भी आगे मूव करने लगेगा। आगे मूव करेगा तो जस्ट एडजेसेंट लेयर को साथ साथ अपने सब पे फ्रिक्शन लगाएगा, और धीरे धीरे करके नीचे के लेयर्स भी मूव करने लगते हैं इसके साथ साथ। जब हम लोग नदी में भी मान लो, जैसे कि देखो, जो थोड़ा सा गंदा टाइप का पानी होता है ना, जहाँ पे थोड़े से कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब काइंड ऑफ प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं,
तो वैसे पानी में देखोगे ना, जब आप लेयर पे थोड़ा-सा कुछ भी मतलब स्क्वीज़ करोगे, लेयर को थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे, तो जो ऊपर का लेयर होता है, वो थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा, उसके नीचे का जो पार्टिकल्स है कुछ-कुछ वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसे सब्सिक्वेंटली नीचे जाओगे तो जो सबसे नीचे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव भी नहीं करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है हमारा सबसे बेस्ट कि विस्कस फोर्सेज़ जो होती हैं, वो वेलोसिटी ग्रेडिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे-जैसे आप ग्रेडिएंट मतलब नीचे जाते जाओगे स्लोप के, वैसे-वैसे विस्कस फोर्स कम होता जाता है, ठीक है? तो यहाँ से हमें 2 रिलेशंस मिलती हैं। पहला आता है जो अपना विस्कस फोर्स होता है, ये वेलोसिटी ग्रेडिएंट यानी V अपॉन L। ग्रेडिएंट क्या होता है? चेंज पर यूनिट लेंथ। किसी भी चीज़ का ग्रेडिएंट बोलेगा ना, तो ग्रेडिएंट डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं चेंज पर यूनिट लेंथ जनरली, ठीक है? तो अपना यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स जो भी आता है। सेकंड, ये अपना एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन फोर्स जो भी यहाँ पे आता है, ठीक है? तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, दोनों को कंबाइन करके हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा होता है ईटा। जैसे फ्रिक्शन के लिए अपना म्यू होता था, वैसा ही काइंड ऑफ ईटा मान लो, ठीक है? तो अपना ये फॉर्मूला निकल के आता है NAV अपॉन एल, ठीक है? ये अपना होता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली। अब देख सकते हो विस्कस फोर्स जो अपना है एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, मतलब एरिया हम बढ़ाएंगे तो विस्कस फोर्स अपना बढ़ता जाएगा, सही है? ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, इसका डायमेंशन तो मुझे पता है आप कैलकुलेट कर लोगे नॉर्मली। ईटा का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए इस साइड वाला अपना फोर्स है, फोर्स में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो एरिया इंटू वेलोसिटी से यहाँ पे, ठीक है? ये कर लोगे आप लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया डायमेंशन। ओके, देखो, अब ध्यान रखना इसका जो यूनिट होता है ना, सबसे ज़्यादा जो जनरली यूज होता है मतलब वो होता है पॉइज, ठीक है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा यूनिट नहीं है, CGS यूनिट है, ठीक है? और इसका जो ऐसा यूनिट आता है, ऐसा यूनिट हमारा होता है डेका पॉइज। डेका मतलब 10 मतलब काइंड ऑफ 10 पॉइज हो जाएगा एक डेका पॉइज में, ठीक है? तो कहीं भी पॉइज़ में दिया रहेगा, आप न्यूमेरिकल जब बनाना तो ध्यान रखना पॉइज़ को हमेशा डेका पॉइज़ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? जिससे आपका आंसर लास्ट में न्यूटन में आए, अदरवाइज आंसर जो आएगा CGS यूनिट में चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। आई होप क्लियर है। इस पार्ट में बस इतना ही था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब जैसे याद कर लो, ऊपर में NAV नाउ याद कर लो, नीचे में लेंथ, ठीक है? अब इसको विजुअलाइज़ करने का एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा कार्स वगैरह होती हैं, उनका सबका एक मैक्सिमम स्पीड होता है, जिसे डिफाइन किया होता है मैक्सिमम स्पीड इस कार का इतना होगा। आपने कभी सोचा है वो मैक्सिमम स्पीड क्यों डिफाइन करते हैं? मान लो गाड़ी के पास अगर इंजन है, इंजन तो कंटिन्यूअसली फोर्स दे सकता है ना, इंजन कंटिन्यूअसली टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, और कंटिन्यूअसली जितना वो टॉर्क देते जाएगा उस हिसाब से स्पीड और बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन एक मैक्सिमम स्पीड लाइक 250 किलोमीटर्स पर आवर लिख दिया, तो ऐसा क्यों लिखता है, कोई बता सकते हो आप? कुछ भी गेस करो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी उसी का क्वेश्चन है, कम से कम ये बोल दो विस्कस फोर्स की वजह से। नहीं पता। अरे आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, पता है? देखो, ऐसे टाइम में जब भी क्वेश्चन आता है ना, क्लास में हम लोग सभी टीचर पूछा, पता है भाई टॉपिक ये चल रहा है तो इसी रीजन से हो रहा होगा ना, कम से कम इतना बोल दो विस्कस फोर्स से होता है। चलो कोई बात नहीं। डिस्कस फोर्स होता है। चलो चलो सही है, देखो समझो कैसे होता है। देखो क्या होगा ना, जब भी काइंड ऑफ देखो, गाड़ी रोड पे चल रही है, मान लो कोई कार है, रोड पे चल रही है, अपना अच्छा खासा स्पीड में चल रही है, उसका जो इंजन है, एक बार आप वीडियो में देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड चलने दो, क्योंकि ज़्यादा रिपीट करेंगे हम लोग तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है? आप आई थिंक क्लासेस भी बीच बीच में मिस किए हो, आपको दिक्कत होगी, आप कंटिन्यूअसली वीडियो से प्रॉपर करो, ठीक है? एग्जाम्पल ये वाला आप लोग ध्यान से सुनना। आवाज़ और लोगों को ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? नो सर नहीं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल अच्छे से बता रहा हूँ। देखो मान लो कार चल रही है रोड पे, तो कार पे आगे की तरफ से एयर ड्रैग लगता है ना तेज का, वो भी तो विस्कस फोर्स है हमारा, क्योंकि देखो एयर भी एक फ्लूइड है, मान रहे हो आप लोग? कार पे एक विस्कस फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, कार आगे जा रही है तो उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब देखो होगा क्या ना, यहाँ पे सबसे खास बात ये जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गाड़ी जितनी ज़्यादा तेज होती जाएगी ना, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा।
अच्छा ठीक है, आपने अटेंड किया है तो ठीक है, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल से सुनो, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम देखो हम लोग पीछे चल रहे हैं ना, दिक्कत ये है, तो इसलिए थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एक्सप्लेन मतलब कम नहीं करूँगा, डोंट वरी। एक बार आप एग्जाम्पल सुनो फिर बोलना, ठीक है। तो देखो, अपनी जो कार है आगे की तरफ तेजी से जा रही है, और आप लोग एग्री कर रहे हो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अपना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड आप कार की बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो, कार की जो इंजन की मतलब पावर है, टॉर्क देने की पावर है, वो तो काइंड ऑफ एक सर्टेन लिमिट तक होगी, एक लिमिट के बाद कार उससे ज़्यादा पावर तो नहीं दे पाएगा, और उससे ज़्यादा पावर नहीं दे पाएगा तो एक सर्टेन एफ मैक्स एक लिमिटिंग फोर्स आ जाएगा, उसके ऊपर इंजन फोर्स नहीं लगा सकता है। और मान लो एक मोमेंट ऐसा आएगा ना जब ये अपना एफ मैक्स है जो इंजन का मैक्सिमम पावर है इक्वल हो जाएगा इस फ्रिक्शनल फोर्स के, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में आपको क्या लग रहा है, आगे वेलोसिटी बढ़ पाएगी गाड़ी की। नहीं। तो इसी रीजन से ध्यान रखना, विस्कस फोर्स की वजह से, विस्कस ड्रैग की वजह से, एयर ड्रैग की वजह से, जितना नाम मतलब बहुत सारा फैंसी फैंसी नाम है इसका, तो जिसकी वजह से भी बोल लो, इसलिए गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड एक लिमिट कर दी जाती है, ठीक है, कि उससे ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती अंडर आइडियल कंडीशंस, ठीक है। अगर मान लो हो सकता है कि कभी एयर ऊपर नीचे थोड़ा सा हो तो हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो बहुत मार्जिनल होता है। तो इसीलिए आप लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हो गाड़ी वाला, कि गाड़ी के केस में होता है गाड़ी पे अपोज करती है, अ, गाड़ी पे एयर अपोज करता है, जिसकी वजह से गाड़ी एक मैक्सिमम स्पीड अचीव करके उससे ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है, क्लियर है। आप बताओ जिनको डाउट था उनको, मतलब किस पार्ट में डाउट है इसमें, मतलब कहाँ पे देखो, यूज बस ये फॉर्मूला करना है, ठीक है, बाकी सारे बाकी सारी बातें बस थ्योरी याद करने के लिए कहानी है, न्यूमेरिकल आएगा बस ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, ये डायमेंशन आप लोग कैलकुलेट कर लेना, एक बार प्रैक्टिस करते रहना बीच बीच में, मजा आएगा, ठीक है। अब चलो आपके लिए मैंने एक टेबल बना दिया कंपैरिजन का, ठीक है। आपसे कभी ऐसा पूछ सकता है फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स सेम होती हैं क्या, तो देखो डिफरेंसेस क्या होती हैं। पहला, फ्रिक्शनल फोर्स आपको याद है ना, ये एरिया पे डिपेंड करता है, किसी भी एरिया पे डिपेंड करता है। ओके, नहीं नहीं पता। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ये थम्सअप का मतलब हाँ होता है ना। तो वो माइक ऑन कर लेते तो ऊपर टच हो गया उससे। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इंडिपेंडेंट होती है एरिया का, लेकिन यहाँ पे जो अपना विस्कस फोर्स आया एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, तो पहला डिफरेंस अपने ये क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड देखो सेकंड अपना, अ, ये जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स होता था ना वो काइंड ऑफ कांस्टेंट होता था, ठीक है। म्यू इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन, वो एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव करता था, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था, याद है आपको, यस सर। ठीक है। लेकिन अपना जो ये वाला विस्कस फोर्स आता है आपको मैंने ऊपर में दिखाया है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी ये फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जो कि नॉर्मल फ्रिक्शन के साथ नहीं था। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती थी म्यू इंटू एन, ठीक है। अगर स्टैटिक होता था तो म्यू एस इंटू एन, अगर एक काइनेटिक होता था तो म्यू के इंटू एन, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ मैक्स जो आता था अपना म्यू इंटू एन आता था, ठीक है। लेकिन विस्कस फोर्स के केस में होता है ना कि इसका कोई भी अपर लिमिट नहीं है, ये देखो, इसका कहीं भी आपको अपर लिमिट दिख रहा है, जितना आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। आप लोग इमेजिन कर पा रहे होगे प्लेन्स वगैरह पे कितना ज़्यादा मतलब बड़ा विस्कस फोर्स लगता होगा जब एयर में फ्लाई करता है तो, ठीक है। चलो, ये वाला क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यूनिट में गलती नहीं करना, ठीक है, सही आंसर ला दोगे। मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि आप लोग एसआई यूनिट्स में सारा कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूला याद नहीं हुआ अभी, लिखे होगे ना, देख लो, एन ए वी अपॉन एल।
25 into 10 is the power 5. ओके, आई थिंक सही है। 10⁻⁻5 आ रहा है। नहीं नहीं, थोड़ा सा आपने साइन में गलती की है। हाँ बोलो। +5। +5 बहुत बड़ा फोर्स आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आंसर 2.5 आना चाहिए। एक बार देखो तो कहाँ पे गलती हुई। 2.5 न्यूटन आ रहा है। यूनिट कन्वर्जन में कहीं पे गलती हुई है आई थिंक। हाँ, वो सेंटीमीटर को नहीं किया कन्वर्ट हमने एरिया से। मैंने बोला था ना यूनिट में ही गलती करोगे और कहीं नहीं। 5 हो गया। ओके ओके, देखो यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि गलती करने का इसमें एक ही चांस है यूनिट्स में। मैंने क्वेश्चन के पहले भी यही बात बोली थी। चलो आगे बढ़ें फिर। चलो, अब इसके बाद अपना अगला लॉ आता है, ठीक है, जिसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया हुआ है, ठीक है। इसका कोई भी प्रूफ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक्सपेरिमेंट से लाया गया। तो जब स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला, जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी भी फ्लूइड में मतलब फॉल करती है, ठीक है, उस केस में जो उस पर विस्कस फोर्स लगता है वो लगता है 6π η/v, ठीक है। याद रखने में ढेर सारा फॉर्मूला है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग फॉर्मूलाज को एक जगह नोट करके याद करना है, ठीक है। मतलब मुझे याद हो गया है गलती से ये सब, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी कर ही लोगे, क्योंकि मेरे से बेटर याददाश्त आप सबकी है। तो देखो, ध्यान रखना दो चीज़ें। पहला बात, ये बस स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए वैलिड है। अगर कोई भी दूसरे शेप की बॉडी है उसके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टोक्स लॉ अपना वैलिड है बस स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए। नेक्स्ट चीज़ देखो, अगर ये लिक्विड में मान लो नीचे की तरफ गिर रहा है, या बोले अपना एक मोमेंट के लिए मानो एयर में गिर रहा है बॉल, ठीक है। ये अपना v स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा एक ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स, ठीक है। और वो फोर्स का वैल्यू आएगा 6π η/v। याद रहेगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वेलोसिटी का। इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक अच्छे से एग्जांपल से, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेचर फ्रेंडली लोग हो, तो आप लोग इसको आई थिंक कोरिलेट कर पाओगे। देखो, जब भी आसमान से कोई भी मीटियोर वगैरह गिरता है तो आपने सुना होगा, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो आग लग जाती है। आग क्यों लगती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अरे तो आग क्यों लगती है? वेलोसिटी ज़्यादा होने से आग थोड़ी लगेगी है। आग लगने का रीज़न बताओ। आग का मतलब एनर्जी। देखो, आग का मतलब क्या हुआ? एनर्जी हुआ। यस सर। ठीक है, तो देखो आग एनर्जी हुआ, तो एनर्जी कहाँ से आया होगा? कोई ना कोई वर्क किया होगा ना। के कारण। बिल्कुल सही, फ्रिक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विस्कस फोर्स। समझ रहे हो? देखो, जब मीटियोर आएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जब आएगा ना अंदर की तरफ, फिर क्या होगा ना, उस पे एक विस्कस फोर्स लगेगा, एक ड्रैग फोर्स लगेगा अपने एटमॉस्फेयर के वजह से। अपना जो एयर है उसके वजह से एक ड्रैग फोर्स लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है ग्रेविटेशनल पुल के वजह से अर्थ के, लेकिन उस पे एक साथ साथ पीछे की तरफ ड्रैग फोर्स लगता रहता है, ठीक है। और एक मोमेंट ऐसा आता है ना, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। ये जो फोर्स होगा ऊपर से जो गिर रहा होगा, तो नीचे mg जो अपना उसका होगा वो, और जो ड्रैग फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल हो जाता है। तो जनरली क्या होता है ना,
ये बहुत हाई फ्रिक्शन की वजह से, देखो मतलब बहुत बार आपने देखा होगा रोड पे भी, रोड से अच्छा एग्जांपल देखो, ट्रेन जब चलती है ना, ट्रेन के पटरियों में चिंगारी जैसा देखा होगा आपने, आई थिंक स्पार्क्स निकलते हुए देखे हो। यस सर। नहीं, ट्रेन के अंदर से नहीं दिखेगा, जिसने ट्रेन को बाहर से देखा होगा उसको बस दिखा होगा। तो चलो देखो, टर्मिनल वेलोसिटी, हाँ स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोग अभी सारा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो अपना पहला था विस्कस फोर्स, हमने निकाला नॉर्मल। उसके बाद से ये जो स्टोक्स लॉ है उसको हमने निकाला अपने स्फेरिकल बॉडीज के लिए। अब स्टोक्स लॉ के हेल्प से हम निकाल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये भी स्फेरिकल बॉडीज के लिए होगा, ठीक है। ठीक है चलो, क्या समझ रहे थे हम लोग। हाँ मैं आपको ट्रेन की बता रहा था, ठीक है। तो देखो कोई बात नहीं, ट्रेन का एग्जाम्पल आपने नहीं देखा, आपने कहीं भी फ्रिक्शन से स्पार्क निकलता हुआ देखा है, फ्रिक्शन से आग लगता हुआ देखा है, एग्जाम्पल सुना हो कोई बताओ। अच्छा, आपने आदि मानव की कहानी सुनी है। यस सर, दो पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो। ठीक है, अब शायद रिलेट कर पाओ फ्रिक्शन की वजह से आग कैसे लगती है, ठीक है। चलो देखो, तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है ना, बहुत हाई काइंड ऑफ फ्रिक्शन लगता है। वो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है, ऑलरेडी देखो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो भी मीटियोर फॉल कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी तेज का लगता है, ठीक है। और उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, साथ साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट होने के वजह से एक काइंड ऑफ वर्क डन होता रहता है, और वर्क कहीं ना कहीं तो रिलीज होना है ना, वो वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही होगी, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होगी। तो वो एनर्जी अपनी हीट के फॉर्म में वहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। तो देखो ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया एस्ट्रॉयड का एग्जांपल, ठीक है। अब जो अपना काम का चीज़ है वो यहाँ पे है, देखो एक किसी भी फ्लूइड के अंदर मैंने एक स्फेरिकल बॉडी को गिराया, ठीक है। अगर मान लो नीचे की तरफ गिर रहा है वो, एक फ्लूइड में, एक बीकर में मान लो मैंने पानी भरा, पानी के अंदर मैंने एक काइंड ऑफ कंचा, जानते हो कंचा क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल बॉल्स जो होती हैं कांच की। यस सर, ओके चलो, बोलिंग बोला जाता है उससे। हाँ चलो, चलो आप तो जानते हो, और बाकी लोग नहीं जानते, मार्बल उसको बोलते हैं, ठीक है, मुझे याद आ गया, कभी कभी थोड़ा सा भूल जाता हूँ। देखो जो मार्बल होता है अपना, कंचा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जब भी मान लो एक पानी में मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, वो पूरी की पूरी अपनी स्फेरिकल बॉडी होती है, तो उस पर भी फोर्सेज लगेंगी, ठीक है। अगर मैं उसका एफबीडी बनाऊं पानी के अंदर में, तो उस पर देखो नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा उस कंचे पे, एग्री कर रहे हो सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर की तरफ अपना यू लग रहा होगा, अपथ्रस्ट जो भी लग रहा होगा वो, और साथ में एक ड्रैग फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि कंचा अपना अल्टीमेटली नीचे जा रहा है, तो अपना फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा ना, तो इस रीजन से ये अपथ्रस्ट और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेंगे, और नीचे की तरफ एमजी लगेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन आप में से किसी को मालूम है। कभी नाम सुना हो टर्मिनल वेलोसिटी। जब किसी बॉडी पे फोर्स, नेट फोर्स जीरो होता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाती है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सही है। देखो जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो उसके वेलोसिटी में फर्दर कोई भी चेंज नहीं आता है, और उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी अचीव होती है उसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, सबको क्लियर है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि इस बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है, ठीक है, इसका मतलब तो ये है ना, जो ऊपर फोर्स लग रहा है और जो नीचे फोर्स लग रहा है दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो मैंने दोनों फोर्सेज को इक्वल कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस यू इक्वल्स टू एम जी। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, ऊपर जो स्टोक्स लॉ पढ़ा उससे हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर, वी की जगह वी टी मैंने लिख दिया टर्मिनल वेलोसिटी। बस मैंने नाम चेंज किया है, वी को मैंने वी टी बोल दिया, फॉर्मूला सेम वही है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इधर एम जी माइनस यू मैंने कर दिया, यू को दूसरे साइड लेके चला गया। सही है डेफिनेशन। तो देखो ये जो अपना u है इसको मैं दूसरे साइड लेके चला गया, उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था ना कि देखो बॉडी का जो मास है इसको हम लोग रो इंटू वी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू वी लिख सकते हैं, अगर बॉडी का डेंसिटी सिग्मा है तो, ठीक है।
और इस बॉडी पे जो भी अपथ्रस्ट लग रहा होगा वो लिक्विड का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इस बार तो पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा ना, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फ्लूइड के अंदर में है। ठीक है, तो अपना यहाँ से आ गया ये एम जी हो गया, सिग्मा जी इंटू वी, और ये अपना हो गया जो भी अपथ्रस्ट हुआ, रो इंटू जी इंटू वी। क्लियर है? ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से इस वाले पार्ट में से मैंने सिग्मा और रो को बाहर ले लिया, और इन सबको कॉमन ले लिया जी इंटू वी को, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब जी को जी रहने दिया, लेकिन देखो वॉल्यूम स्फेयर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मैंने इसको 4/3 पाई आर क्यूब किया, उसके बाद देखो कुछ कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा पाई, फिर अपना एक आर, यहाँ आर क्यूब है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें वी टी का एक फॉर्मूला मिलता है, वो फॉर्मूला आता है अपना 2/9 GR² अपॉन ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो। ओके, कोई बात नहीं, जो पार्ट छूटेगा आप नोट से एक बार उसको दोबारा से ये करना। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन मुझे ज़्यादा याद हो गया क्योंकि जब बीटेक में था तो वहाँ पे मेरे ब्रांच में स्पेसिफिकली ये लॉ काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, ये मतलब फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह काफ़ी डिटेल में पढ़नी होती थी, तो इस रीज़न से। तो आपको भी याद तो करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चंस बनाने हैं तो ये वाला याद कर लेना। डायरेक्ट अगर आपसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछता है स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए, तो इसको मतलब पार्ट पार्ट में करके याद करो। ये अपना 2/9 GR² अपॉन ईटा, फिर अपना सिग्मा माइनस रो। हमेशा देखो लास्ट का आपको बता दे रहा हूँ याद करने का तरीका, हमेशा यहाँ पे बॉडी का माइनस लिक्विड का आएगा। ऐसा क्यों? लॉजिकल रीजन देखो, ये जो बॉडी है ना इसका सिग्मा ज़्यादा है इस फ्लूइड के रो से। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी डूबा हुआ है, अगर सिग्मा कम होता फिर तो ये तो डूबता ही नहीं ना, फ्लूइड के अंदर जाता ही नहीं। समझ रहे हो? तो लास्ट के पार्ट में याद करने में कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखना, बड़ा वाला जो भी डेंसिटी दिया रहेगा ना उसको पहले पुट करना है। ठीक है, सिंपल सा। ये अपना पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, आपको सारे केसेस में ऐसा ही मिलेगा, जहां भी अगर रो ज़्यादा हो गया ना फिर तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। ऐसा होता थोड़ी है उल्टा, मान लो आप मरकरी के सरफेस के ऊपर ले जाकर हम कुछ रख दें, थोड़ी ना वो ऊपर की तरफ भागने लगेगा, वो तो बैलेंस ही हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग एस्ट्रॉइड को याद रख लेना। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। ये बीच में डेरिवेशन वाला पार्ट जो था ये अपने काम का नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कोई क्वेश्चन मिले। हाँ मिल गया, चलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग पढ़ो बनाओ। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। ठीक है, पहले से आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस ज़्यादा लगाना, फिजिक्स कम लगाना, तो ज़्यादा इजीली बनेगा। मतलब कॉमन सेंस से मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन से है। ठीक है, देखो इसकी एफबीडी बना लेना, क्वेश्चन जल्दी इजीली हो जाएगा। ए एम जी बाई टी। करेक्ट।
देखना है, इसी कुछ ऐसा ही बनाना है बीडी। यहाँ यू प्लस एफ हो जाएगा। हाँ। ठीक है। आर इक्वल टू एम जी। हाँ, ये किया है। और फिर आपने यू कैसे निकाला? हाँ, उसको रो बाय टू जीवी लिखा है और एम जी को हमने रो जीवी लिखा, तो उसको माइनस किया तो रो जीवी बाय टू आया। एंड रो वी को एम जी लिख दिया, और मतलब एम लिख दिया जी और बाय टू। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेहनत कर लिया, लेकिन ध्यान रखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, पता है क्या करना, देखो ध्यान से सुनना। अगर देखो, माइनस। हाँ डेंस नहीं नहीं, डायरेक्ट आप रिलेशन देखो ना, देखो जैसे रो यहाँ पे दोनों डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं, एक रो है दूसरा रो बाई टू है। लिक्विड का डेंसिटी आधी हो गई है, लिक्विड की डेंसिटी। तो इसका मतलब है ना, ये एम जी बाई टू अपने आप हो जाएगा, जैसे देखो एम जी इसके वेट की वजह से फोर्स हो रहा है, और फ्लूइड हाँ। की डेंसिटी आधी हो गई, तो इसका जो हाँ। अपथ्रस्ट आएगा वो अपना एम जी बाई टू ही आएगा। अगर यहाँ पे ये दे देता कि रो अपॉन थ्री दे देता, तो अपना अपथ्रस्ट एम जी अपॉन थ्री आ जाता। हाँ, हमने एम को रो और हम्म, रो भी कर दिया था। नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, आप और टाइम अपना सेव कर सकते हो। हम्म। ठीक है, बाकी लोग सबका हो गया। कोई बात नहीं, चलो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, अपना बॉल मतलब फॉल कर रहा है, ठीक है। ये बॉल मतलब ड्रॉप किया गया किसी भी एक कंटेनर में जिसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है, ठीक है। तो जब ये मतलब उस फ्लूइड में अपना नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी, ठीक है। और ऊपर की तरफ अपना लग रहा होगा एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा, फ्लूइड के अंदर है, डूबा हुआ है इस वजह से। और साथ साथ एक अपना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, या फिर बोलो तो विस्कस फोर्स। ठीक है, क्लियर है इतना? देखो इस क्वेश्चन में मतलब कहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। देखो यहाँ बोल रहा है ना, वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट हो जा रहा है एक टाइम के बाद। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया ना, इसका मतलब यही है कि अपना नेट फोर्स जीरो हो गया है, ठीक है। तो वहाँ से हमें रिलेट करना था नेट फोर्स जीरो, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का केस है। और जब भी नेट फोर्स जीरो हो गया, तो हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से देख लेना है कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे ना, आपको दिखेगा एक नीचे की तरफ एम लग रहा होगा, एंड एक देखो ये यहाँ पे भी फ्लूइड में नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, अपथ्रस्ट ऊपर ही लग रहा होगा क्योंकि बॉडी डूबा हुआ है फ्लूइड में, ठीक है। और उसके अलावा एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं, ये मिलके एम को कैंसिल कर रही होंगी, तभी ना नेट फोर्स हमारा जीरो आएगा। तो इस रीजन से मैंने लिखा यू प्लस एफ आर इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। और हमें एफ आर कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स। तो अपना विस्कस फोर्स यहाँ से आ गया एम जी माइनस यू, ठीक है। और सेकंड देखो, ये फ्लूइड वाला जो केस है, फ्लूइड के वजह से जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा, अपथ्रस्ट मैंने आपको बताया था ना, रो ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे रो बाई टू है अपना, इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। अब देखो, ये जो बॉडी है, बॉडी का जो मास एम है, ये क्या है, बॉडी का मास, बॉडी का इसने डेंसिटी दे दिया है रो, और वॉल्यूम वी। तो एम इक्वल्स टू रो वी हो गया ना, तो यहाँ से इसको डायरेक्टली आप रो और वी को मिला के एम लिख सकते हो, एम बाई टू इंटू जी। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये अपथ्रस्ट को एम जी बाई टू लिख दिया है, ठीक है। अपथ्रस्ट वाले पार्ट में दिक्कत हो रही है क्या सबको? मतलब ये क्लियर है तो ये वाला पार्ट? यार आप लोग हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते हो। ओके, ठीक है, वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ठीक है। अगर डाउट आता है तो पूछ लिया करो। देखो ध्यान रखना भाई, लाइफ हमेशा सेकंड चांस नहीं देती है, ठीक है, और हर एक चांस का एक कॉस्ट होता है, तो बेटर हमें कॉस्ट पे नहीं करना पड़े। चलो एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ध्यान से करना, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे इसका अपना जो स्टोक्स लॉ लगाना, ठीक है। वहाँ से अपना फोर्स निकाल लेना, और पावर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में, वो यूज करना, बन जाएगा। ट्राई करो।
सबसे पहले विस्कस फोर्स लिखना, देन टर्मिनल वेलोसिटी। आर क्यूब। आर क्यूब। चलो आप मेरे को साथ-साथ बताओ, आपने थोड़ी-सी गलती कहीं पे कर दी है, लेकिन चलो उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है? करना था क्या यहाँ पे? सिक्स का ईटा आर नहीं हो जाएगा? फिर v का वैल्यू पुट करना होगा ना, और फ़ोर्स क्या होता है? फ़ोर्स आपका F डॉट v होता है। तो एक F निकालोगे पहले नहीं। फ्रिक्शनल फ़ोर्स, उसके बाद v से उसका डॉट कराओगे, मतलब v से मल्टीप्लाई करोगे, फिर v को पुट करोगे vt वाले फ़ॉर्मूला से, इतना करना था। तब तो r के टर्म में आएगा ना? एक बार बताओ, साथ-साथ करते हैं, ठीक है? बोलते जाओ। हमने बीटी का फॉर्मूला लिखा था और फिर उसमें जो ईटा है ना उसमें अच्छा, ठीक रख है। दिया। ओके, चलो सबसे पहले Fr से शुरू करते हैं। अपना फ्रिक्शनल फ़ोर्स कितना आएगा? इसका ईटा आर भी। 6 पाई ईटा आरवी, ये अपना आ गया। वीटी बोल लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपना जो इसका हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना पावर हो जाएगा ना, पावर इक्वल्स टू एफ आर इंटू वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी आता था। हाँ। तो 6 पाई ईटा आर वी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। अब वी टी का आपने क्या फॉर्मूला लिखा? 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस 2/ईटा। देखो बस यहाँ पे ध्यान रहता है ये भी कि आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, तो भी अपना काम चल जाता है, ठीक है। अब पावर प्रोपोर्शनल टू आर इंटू वी टी के जगह पे हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ। आ गया अपना आंसर। 2/5। आपने शायद स्क्वायर मिस कर दिया था एक जगह कहीं पे। नहीं। आ, हमने ईटा की जगह एफ रखा था। अच्छा, ईटा की जगह पे। वो जो बीटी में है ना आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, वहाँ ईटा पे एफ की वैल्यू लग गई थी एफ अपॉन सिक्स ओके, बाई आर बी थी। ओके, ओके। गलत ही सॉल्व किया था। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपसे पावर पूछा, पावर पूछते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक क्या करना है कि हम यहाँ पे इस टर्म में क्या-क्या जानते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो होता है वर्क बाय टाइम, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वर्क और टाइम का यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें मालूम है, तो फिर उसके टर्म में हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ये मैंने बताया आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैसे फॉर्मूलाज को रिलेट करके रिलेशंस पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना, देखो एक मतलब एक ना, मतलब काइंड ऑफ स्टेप होता है, जैसे कि हमें वैसे आगे बढ़ना है, तो मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए वो चीज़ वैलिड होगा, जैसे कि आपको किस सीक्वेंस में आगे जाना है, ठीक है? तो आप लोग कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले नोटिस करो आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है? और जो पूछ रहा है ना, उसके लिए सोचो आप लोग उसको किस-किस टर्म से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे पावर पूछा, तो पावर हम लोग कैसे-कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर आपके पास यहाँ पे जैसे 2 ऑप्शन है, पावर एक या तो हो सकता है वर्क अपॉन टाइम, या फिर पावर एक हो सकता है एफ डॉट वी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्क और टाइम का तो कुछ मतलब कहीं डिस्कशन ही नहीं है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे एक विस्कस फोर्स का डिस्कशन है और एक टर्मिनल वेलोसिटी का है। तो इससे हमें क्लिक करेगा कि सेकंड वाला हमें ये वाला यूज करना है, ठीक है? धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे ना, ये सब चीज़ें दिमाग में बैठते जाएंगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब 2 टाइप की फ्लो, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है? पहला होता है अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हमने काफ़ी देर से मतलब हम पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने आपको बताया था ना, याद है?
इसका क्या डेफिनेशन, हमने कैसे इसको डिफाइन किया था बताओ? वेल डिफाइंड पाथ होता है। मतलब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे की आगे वाले पार्टिकल की कॉपी करते हैं। हम्म ठीक है, चलो, याद रखा है। तो देखो, आपको सिंपली ध्यान रखना है, इसमें एक वेल डिफाइंड पाथ होता है, मतलब हर एक पीछे वाला पार्टिकल जो है ना, जैसे यहाँ से एक पार्टिकल जाएगा, ये अगले वाले के मोशन का कॉपी करेगा, ये जिस पाथ से गया होगा सेम टू सेम उसी पाथ से उसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल जाएगा। ये मतलब जो वेल डिफाइंड पाथ होता है, अब वेल डिफाइंड मतलब फ्लो होता है, इसी को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जब आप टैप को थोड़ा सा ओपन करते हो, बिल्कुल मतलब पानी लगता है, मतलब एकदम सीक्वेंस में गिर रहा है, बिल्कुल काइंड ऑफ बिल्कुल स्मूथ फ्लो होता है, आपने नोटिस किया है? अरे यार, घर में इतना एक्सपेरिमेंट किया करो आप लोग। तो देखो, जब आप टैप को थोड़ा सा खोलोगे, पानी धीरे धीरे करके आता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है, बिल्कुल स्मूथली, एकदम लगेगा सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, वो अपना एक फ्लो हो गया। सेकंड, आपने नल को एकदम तेज से मान लो ओपन कर दिया, तो फिर पानी कैसे आता है? तेज आता है। मतलब हम्म, एस्केटेड, हाँ, डायरेक्शन कैसा हो जाता है? चल जाता है। चारों तरफ डायरेक्शन स्कैटर्ड हो जाता है, बिल्कुल। उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वहाँ पे नेसेसरी ऐसा नहीं है कि जो पिछला पार्टिकल है आगे वाले के पाथ को फॉलो करेगा। हर एक पार्टिकल अपने जैसे मन करता है वैसे रैंडमली भागता रहता है। ठीक है। और देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो अपना है ना, इसी को हम लोग लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं, तो अगर नाम बदल दे तो ध्यान रखना। लेकिन बस आपको याद इतना ही रखना है, नल बंद रहता है, मतलब नल थोड़ा सा हम जब ओपन करते हैं वो अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, काफ़ी स्मूथ सा जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। ठीक है। लेकिन अपना जब टैप को हम ज़्यादा ओपन कर देते हैं तो अपना वो बन जाता है टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि टर्बुलेंस आ जाता है। टर्बुलेंस मतलब बेसिकली मतलब हो गया बिना मतलब का झटका, ढेर सारा काइंड ऑफ रेसिस्टेंस इन मोशन, या फिर बोलो तो मतलब उसका जो भी पाथ है उसको काइंड ऑफ फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल से याद करना, ट्राई करना है, बाकी इसको रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में चलो समझते हैं। देखो, ये फ्लो कैसे डिसाइड होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए रेनॉल्ड्स ने एक हमें फॉर्मूला दिया। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन है, रेनॉल्ड्स नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसने बोला आपको अगर जानना है कि जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, तो इसके लिए सिंपल सा आप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करो, और इस नंबर के अकॉर्डिंग आप बता पाओगे कि फ्लो कैसा होगा। ठीक है। देखो, यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया ना, ये वेरी करता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ये मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है बस। देखो, जब भी आर अपना 2000 से ऊपर आएगा, यानी कि वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है। और जब भी अपना आर लेस देन 1000 आएगा, स्ट्रीमलाइन होगा। इसके बीच में फ्लो अनस्टेबल होता है, कभी टर्बुलेंट कभी स्ट्रीमलाइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है दूसरे पैरामीटर्स पे। ठीक है। तो देखो, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये अपना है रो वी डी अपॉन एन, या फिर ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है। डी यहाँ पे डायमीटर है, जो हमारे पास पाइप है उसका डायमीटर, जैसे आपके घर में नल है, नल का जो डायमीटर होगा वो आपका हो जाएगा ये डी। ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करो, देखो, जब एक पाइप बहुत बड़ा होगा, डायमीटर बहुत बड़ा होगा, तो फिर वहां पे अपने आप वेलोसिटी जो होगी वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना, फ्लो जब होता है तो। यस सर। तो मतलब सारे पैरामीटर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जो यहाँ नोटिस करने वाली बात है वो ये देखो, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ ये जो हमारा है विस्कोसिटी जितना कम होगा, उतना हमारा रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा होगा। और ईटा कम मतलब फ्रिक्शन कम। इसलिए आपने ये किया होगा, जो हमारे प्लेन्स में, प्लेन जब उड़ती हैं तो अंदर में टर्बुलेंस काफ़ी तेज का फील होता है एयर के वजह से। एयर का ईटा काफ़ी कम होता है, एयर फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है बाकी फ्लूइड से। ठीक है। तो ईटा अपना जितना कम होगा, रेनॉल्ड्स नंबर उतना हाई होगा, और रेनॉल्ड्स नंबर जितना बड़ा होगा, फ्लो उतना ज़्यादा टर्बुलेंट होगा, और जितना ज़्यादा टर्बुलेंस उतना ज़्यादा तेज का झटका। ठीक है। सिंपल सा याद रखना, आर रो वी डी अपॉन ईटा। देखो, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है याद करने के अलावा, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, अभी तक आपने ऊपर में देखा होगा सारा अपना लॉजिकल पार्ट था, इधर ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। ठीक है। इस पार्ट में तो एक्सप्लेन करने लायक भी अब कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल था एरोप्लेन वाला, मैंने आपको बता दिया।
बाकी आप इससे समझ सकते हो। देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं जो केचप का मैंने एग्जांपल लिया था यूसी, बताओ उसमें उसका आपको क्या लग रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर कैसा आएगा? कम आएगा। करेक्ट। अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो वहाँ पे आएगा, क्योंकि उसका ईटा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ये अच्छा टॉपिक है, सरफेस टेंशन। ठीक है, यहाँ पे जो भी थियरी काम की है लिख दिया मैंने, एक बार आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले सरफेस को समझो। सरफेस होता है जो अपना मतलब इंटरफेस होता है ना दो डिफरेंट मीडियम के बीच का। तो एक मीडियम जनरली हम हमारा जो होगा हमेशा एयर रहेगा। ठीक है, मतलब हमारे सरफेस के एक साइड में हमेशा एयर रहेगा, जिससे हम लोग फिजिक्स में डील करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो जैसे अपना एक बीकर मैंने लिया है, ऊपर में ये वाला पोर्शन सारा एयर से भरा हुआ है। ठीक है, और नीचे अपना जो भी फ्लूइड रहेगा। ठीक है, ये अपना सरफेस हो गया। अब थोड़ा सा देखो बात करते हैं केमिस्ट्री की। आपको पता होगा कोई भी एक पार्टिकल, मतलब कोई भी एक मतलब काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इसका ले लो, अंदर जो बल्क में है। ठीक है, बल्क में अगर एक मॉलिक्यूल है, वो इक्विलिब्रियम में होता है, आप सब एग्री कर रहे हो? ठीक है, उस पे सारे डायरेक्शन से फोर्सेस लगती हैं, सारे डायरेक्शन से अलग अलग रैंडम फोर्सेस लगेंगी। और सारी फोर्सेस का जो ओवरऑल मतलब आएगा ना आपका रिजल्टेंट, वो नेट जीरो आता है। काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन रहता है वो पार्टिकल का। लेकिन एक बार सोचो, यहाँ पे सरफेस पे भी तो कोई ना कोई एक पार्टिकल होगा। उस पार्टिकल पे नीचे की तरफ ये जो फोर्सेस लग रही हैं उसको बैलेंस करने वाला तो ऊपर में कोई नहीं है यहाँ पे। वो पार्टिकल एक सर्टेन प्रेशर फील कर रहा होगा खुद के ऊपर। ठीक है, तो जो ये प्रेशर फील करता है ना पार्टिकल, ये जो टॉप लेयर वाला पार्टिकल है, ये जो प्रेशर फील करता है, जो खिंचाव इसको महसूस होता है। आप मतलब ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मान लो आप खड़े हो, आपको मतलब चार तरफ से चार लोग अलग अलग डायरेक्शन में खींचने लगे, तो आप जाओगे किधर भी नहीं, लेकिन आपको बहुत तेज का मतलब काइंड ऑफ ये फील होगा, एक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचिंग टाइप का फील होगा, आपको अजीब सा लगेगा। तो वैसा ही काइंड ऑफ हो जाता है इस बेचारे पार्टिकल के साथ। इसको खींच रहे हैं सब चारों तरफ, और एक नेट नीचे की तरफ भी खींचना चाहता है इसको। लेकिन सरफेस पे हमेशा किसी न किसी एक पार्टिकल को तो रहना ही होगा। अगर मान लो ये पार्टिकल बोले कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, ये पार्टिकल अगर नीचे जाएगा तो इसके जगह पे कोई ना कोई पार्टिकल बल्क से आएगा ना इसको रिप्लेस करने के लिए। तो इस रीजन से ये जो अपना एक पार्टिकल यहाँ पे रहता है उस पर हमेशा एक नेट फोर्स लगता रहेगा। और जो वो नेट फोर्स लगता है ना उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, आपने देखा होगा कोई भी लिक्विड आप ग्लास में भरते हो या फिर किसी मतलब कंटेनर में भरते हो, आपने देखा होगा ऊपर से देखने पे ना बहुत ही स्मूथ लगता है, लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे लगता है कि रबर का मतलब अच्छा सा लेयर, मतलब खींचा हुआ रबर जो होता है ना, वैसा काइंड ऑफ फील आता है आपको देख के लिक्विड को। ग्लास में पानी रखते हो, उसको जब आप टॉप व्यू देखोगे आपको लगेगा ना काइंड ऑफ एक स्ट्रेच्ड, मतलब आप एक इमेजिन करो एक वाइट कलर का बलून है आपके पास, जिसको आपने स्ट्रेच करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया तो देखते हो वो भी ट्रांसपेरेंट टाइप दिखने लगता है। और काइंड ऑफ वैसा ही अपीयरेंस आता है वाटर का। ठीक है, उस वो उसका जो मतलब एक्सप्लेनेशन देता है वो देता है सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ऊपर के सारे पार्टिकल थोड़ा काइंड ऑफ नीचे की तरफ खींचे हुए होते हैं। ठीक है, चलो देखो इसको एक ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे ट्रैम्पोलिन आपने देखा है उस पे जंप भी करा होगा। तो देखो अगर मान लो ट्रैम्पोलिन है कोई, ट्रैम्पोलिन पे मैंने एक कट लगा दिया ऐसे सीधा, ठीक है, एक बीच से कट लगा देंगे तो क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, ट्रैम्पोलिन फट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे आप कट लगाओगे उसके बाद ये दोनों यहाँ से बीच से मतलब ये फट जाएगा, और दोनों साइड के जो ये हैं मतलब पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। पहले काइंड ऑफ कुछ ऐसा था ना, जैसे देखो एक यहाँ पार्टिकल था एक यहाँ पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स थे, ये काइंड ऑफ दूसरे साइड वाले पार्टिकल को खींच के रखे हुए थे, यहाँ काइंड ऑफ बॉन्ड बना हुआ होगा। एग्री कर रहे हो सब लोग? तो देखो जैसे आप इसको काटोगे, काटने के बाद एक सर्टेन एक यहाँ पे फोर्स लग जाएगा, ये जो मतलब ये फोर्स लग क्या जाएगा, फोर्स रिमूव हो जाएगा, जो फोर्स यहाँ पे पार्टिकल्स लगा रहे थे वो सारा फोर्स गायब हो जाएगा। तो कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा था ना हमारे यहाँ पे, जिसने इसको बाइंड करके रखा हुआ था, इसको पकड़ के रखा हुआ था।
तो ये जो हमारा फोर्स है ना, इसी फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। और देखो यहाँ पे मतलब अगर मैंने लेंथ एल लिया, तो इस एल लेंथ में जो हमारा फोर्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है, मतलब लेंथ जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। और सेकंड रिलेशन, मतलब इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक आता है कांस्टेंट। ये हमारा आता है फोर्स इक्वल्स टू टी डॉट एल, टी इंटू एल। कभी कभी टी को सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे आप सरफेस टेंशन को सिग्मा से लिखा हुआ भी देखे होंगे शायद। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने टी यूज किया है, टी सरफेस टेंशन के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो जो अपना फोर्स होता है, बस ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जितना बड़ा कट हम लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स हम लोग वहाँ से हटा ले रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कट लगाएंगे तो फिर तो ढेर सारे पार्टिकल्स यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे थे सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो अलग अलग होंगे तो ढेर सारा हमारा फोर्स रिमूव हो गया जो बाइंड करके रखे हुए थे। ठीक है। तो इस रीजन से ये जो अपना फोर्स आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है। और यहाँ पे जो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो एफ इक्वल्स टू टी डॉट एल आता है, और टी जो हमारा है ना इसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। और टी को कहीं कहीं बुक में आपको दूसरे दिख जाएगा, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट वो लोग कर देते हैं, तो टी एंड सिग्मा सेम चीज़ है। ठीक है। और देखो सेकंड चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, फोर्स है लेकिन वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी डेफिनिट डायरेक्शन हम लोग नहीं डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैंने पहला चीज़ याद रखने बताया, सरफेस ऑफ एनी लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन। मतलब कोई भी लिक्विड का जो मतलब सरफेस रहेगा ना वो स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बल्क के जो पार्टिकल्स हैं उसको अंदर की तरफ खींच रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऊपर किसी ना किसी पार्टिकल को रहना है, इस वजह से मजबूरी में कोई ना कोई पार्टिकल हमेशा ऊपर में रहेगा टॉप लेयर पे, लेकिन उस पर एक नेट फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा। इस वजह से वहाँ पे काइंड ऑफ वैसा ही फील आता है स्ट्रेच रबर मेम्ब्रेन के जैसा। जैसे कि अगर आप एक बलून को बहुत तेज से स्ट्रेच करोगे और थोड़ा सा जैसे ही हल्का सा चाकू लगाओगे, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस उसको दोगे, वो बलून कुछ ज़्यादा ही दूर तक कट जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक मतलब काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे ही आप डिस्टर्ब करते हो उनका, वो पूरा का पूरा मतलब तहस नहस हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो आप जैसे विजुअलाइज कर पाओ वैसे अच्छा है। ठीक है। बस ध्यान रखने वाली बात जो यहाँ पे है, एक तो अपना सरफेस टेंशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। साथ ही इसका डेफिनेशन आ जाता है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। ठीक है। कोई भी एक आप याद कर लो, एफ अपॉन एल, बाकी डिफाइन आप खुद कर लोगे। यहाँ पे थिकनेस मैंने सरफेस का दिया हुआ है, जनरली 3 to 5 मॉलिक्यूलर डायमीटर जनरली होता है। जैसे सोप फिल्म वगैरह आगे हम लोग डील करेंगे, तो उनका जो थिकनेस होता है ना सोप फिल्म्स का, वो 3 to 5 मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है। मतलब काइंड ऑफ बहुत पतली सर्फेसेज होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, मतलब कि टेंशन कितना मतलब काइंड ऑफ अच्छा काम करता है। देखो आपने पेंटिंग करा है कभी? अपनी नहीं, मतलब किसी और की भी? ओके। ठीक है। तो पेंटिंग करते हो तो ड्राई ब्रश जो होता है, देखियो कैसे रैंडम बिल्कुल उसके जो ब्रिसल्स होते हैं इधर उधर फैले रहते हैं। लेकिन जब आप उसको पेंट में डुबाते हो तो कैसे शेप में आ जाता है? पेंट में डुबाने के बाद उसका शेप कैसा हो जाता है बताओ? पतला टाइप हो जाता है। मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाता है। हाँ। तो वहां पे वो क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना हो कैसे कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो ये मान लो ब्रश है अपना, ठीक है, पेंटिंग वाला। अब देखो क्या होगा, जैसे आप इसको पेंट में डुबाते हो ना, यहाँ पे ऐसे फिल्म्स बन जाती हैं। जैसे ये हमारे पास मान लो इसके 4 ब्रिसल्स मैंने बस दिखाए, ज़्यादा नहीं दिखाए। तो यहाँ पे एक ये फिल्म बन जाएगी, एक एक दूसरी ये फिल्म बन जाएगी, एक तीसरी ये फिल्म बन जाएगी। जैसे सोप का फिल्म देखे होगे ना आप, पतला सा बनता है, वैसा ही काइंड ऑफ पेंट में जब आप इसको डुबाते हो यहाँ पे भी लिक्विड का एक पेंट का एक फिल्म बन जाता है। ठीक है। और ये फिल्म जो बनता है ना, ये ट्राई करता है कि इस सरफेस एरिया को मिनिमाइज करे, जिससे अपना जो मतलब सरफेस टेंशन यहाँ पे प्ले में आता है। ये ट्राई करता है कि ये मतलब जितने ज़्यादा पास आ सकें और सरफेस एनर्जी जितनी कम हो सके। और इसी प्रोसेस में ये जो अपना ब्रश होता है ना, बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा शेप ले लेता है, जिसके बाद हम लोग पेंटिंग कर पाते हैं। अदरवाइज हम लोग बनाएंगे आम, बनेगा इमली। ठीक है। तो आप लोग को इस एग्जाम्पल से आई थिंक याद रहेगा।
चलो आई होप सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। मैंने आपको तो बता दिया जो बताना था, अब क्वेश्चन बनाना आपका काम। इस क्वेश्चन में सब लोग गलती करेंगे। कोई बात नहीं, आप गलती नहीं करो उससे पहले बता देता हूँ। देखो, ये जो सोप फ़िल्म होता है ना, कभी भी आपको सोप फ़िल्म दे रखा हो तो ध्यान से सुनना। ये जो फ़िल्म होता है ना, ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है? देख रहे हो? ऐसा क्यूबॉइडल। यहाँ पे कितनी सरफेस दिख रही हैं आपको? जिससे 3 वहीं पे फिक्स होंगी। देखो, यहाँ पे देखो एक बात ध्यान देना। ये जो 3 सरफेसेज़ आपको दिख रही हैं, टोटल आप सोच रहे हो जो 6 होंगी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो 6 होंगी। लेकिन ये वाला सरफेस देख रहे हो? ये बहुत ज़्यादा पतला होगा, 3 टू 5 मॉलिक्यूलर डायमीटर, बहुत पतला ये दिख रहा है ना, ये साइड वाला? मैंने आपको थिकनेस इसका बताया था ना सोप फ़िल्म का? यस सर। ठीक है, देखो, तो ये वाला अपना लेयर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिन, 3 टू 5 मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो इसका मतलब बेसिकली कोई रोल नहीं होता है फोर्स में। लेकिन आप जो 6 सरफेस बोले हो, उसमें से एक टॉप सरफेस बोले हो आप, और एक बॉटम का सरफेस होगा ना, नीचे वाला, हाँ। ये दोनों मेजर सरफेसेज होंगी, और ये दोनों ही सरफेसेज सरफेस टेंशन लगाएंगी। तो यहाँ जो सरफेस टेंशन लगेगा ना, वो उसमें दोनों सरफेस का रोल आएगा, उसका ध्यान रखना, अदरवाइज आंसर गलत होगा, ठीक है? यस सर। दोनों सरफेस का सरफेस टेंशन मिला के फोर्स को बैलेंस करेगा, मतलब फोर्स के इक्वल होगा। डी आंसर होगा। हाँ। सीपीएल। सही है। सबको समझ में आ रहा है, पी आंसर होगा। सही है आपका भी कोमल। देखो सिंपल सी चीज़ है, ऊपर वाला जो लेयर है वो भी अंदर की तरफ टी लगा रहा होगा, और जो नीचे वाला लेयर है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो भी अंदर की तरफ टी लगा रहा होगा, और ये दोनों टी मिला के ही हमारा जो बार का टी इंटू एल करेंगे तो फोर्स आएगा। ठीक है, तो इस रीजन से यहाँ पे अपना ऑप्शन बी होगा। आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, देखो, यहाँ पे जो अपना ये सरफेस है ना, ये सोप फिल्म है। सोप फिल्म या फिर जनरली ऐसा टाइप का फिल्म देगा, उसमें आपको 2 सरफेस लेनी होंगी, ठीक है? लेकिन अगर आपको एयर का कोई बबल देता है या एयर फिल्म देता है, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पे एक सरफेस होती है, ठीक है? चाहो तो साइड में नोट कर लो। जब भी सोप फिल्म आएगी वहाँ पे हम लोग 2 लेयर लेते हैं, टॉप एंड बॉटम का, ठीक है? और थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। लेकिन एयर वाले केस में एक ही लेयर आता है, क्योंकि वहाँ पे थिकनेस और ज़्यादा कम हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा जो सोप फिल्म के केस में आता है, उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है थिकनेस। ठीक है, तो ये तो हो गया आई थिंक सबका। 2 टी इंटू एल इक्वल्स टू एफ, सिंपल था। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शायद आपको कन्फ्यूजन होगा शुरू कहाँ से करें, मास वगैरह नहीं दिया है, लेकिन मास का कोई यूज नहीं है, ठीक है? देखो 2 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है? लेकिन मैं एक टॉपिक और करा के फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है? चलो थोड़ा सा हिंट करता हूँ आपको, ठीक है? आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। अच्छा आ गया, बोलो। सिग्मा आर। नहीं, डिस्क है ना, डिस्क का एरिया लोगे ना। अरे एरिया, सॉरी, एरिया मैंने बोल दिया, वो लोगे ना, पेरीमीटर। रखेंगे कहाँ, लेकिन वो तो सिग्मा लाइक एफ तो एफ अपॉन एल होता है ना। एफ, हाँ, एफ अपॉन एल होता है, ठीक है? तो अपना एल के जगह पे, या जैसे अपना डिस्क है तो डिस्क के केस में एल के जगह पे अपना 2 पाई आर आ जाएगा ना, पेरीमीटर, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे दे देना चाहिए था यहाँ पे 2 पाई आर।
तो फिर F इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा आर हो जाएगा। सही है। सिंपल सा है, कल के डेट में मान लो आपको दे दे एक रेक्टेंगुलर कुछ दे दे, तो सिंपल उसका पेरीमीटर निकाल के जो भी सरफेस टेंशन रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब लेंथ की जगह लेंथ नहीं होता, लेंथ की जगह एरिया रखना होता नहीं, है। लेंथ की जगह पे एरिया नहीं रखना होता, पेरीमीटर रखना होता है। क्यों रखना होता है, चलो एक बार सुन लो ध्यान से, ठीक है। देखो, ये अपना मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ए काइंड ऑफ, चलो इसका ऐसा इमेज बना लेते हैं। ये है, ठीक है, अपना डिस्क जो भी है। अब देखो इसके हर एक, यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे इस पे एक सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लग रहा होगा ना अपना टी। हाँ। यहाँ पे नोटिस करो, एक सरफेस टेंशन यहाँ पे बेसिकली अंदर नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, देखो ऐसे काइंड ऑफ लगेगा। हर एक ये पे डायरेक्शन दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे, ऐसे लगेगा। और ये पता है, देखो आपको, आई थिंक पता नहीं, थोड़ा सा मतलब जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो, ये जो अपना, अगर मैंने बोला डिस्क है, तो डिस्क का एक कॉर्नर में दिखा रहा हूँ, उस पे ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसके टेंजेंशियली सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पे भी तो ऐसे कुछ ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा होगा। एक बॉल मान लो, बॉल एक है अंदर मान लो पानी में, उस बॉल के सरफेस के ऐसे मान लो, सरफेस के हर जगह पे टेंजेंशियली एक काइंड ऑफ ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन लगता है। समझ पा रहे हो इसको। हाँ। मतलब इसके पूरे एज के अलोंग, मतलब इसके पूरे पेरीमीटर के अलोंग एक सरफेस टेंशन लगेगा, हर एक मतलब इसका जो हर एक एंड पॉइंट होगा ना, वहां पे एक ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन टी लग रहा होगा या सिग्मा लग रहा होगा। समझ पा रहे हो या फिर इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। समझ आ गया। नहीं, आवाज से नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पे एक बार ध्यान देना फिर से, देखो अपना मान लो मैंने बोला कुछ ऐसा, मैंने रेक्टेंगुलर बॉडी ले लिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या ना, कि यहाँ पे जो अंदर नीचे की तरफ पानी होगा, ये जब थोड़ा सा डूबेगा तो पानी का लेयर कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे थोड़ा सा गैप काइंड ऑफ क्रिएट होता है। तो वहाँ पे ना एक ऐसा मतलब तिरछा तिरछा करके हर एक पॉइंट पे एक ऐसा ऊपर की तरफ टी लगेगा, हर एक पॉइंट पे लगेगा। इसके मतलब पूरे पेरीमीटर के अलोंग लगेगा। नीचे वाले पॉइंट पे नहीं लगेगा। सरफेस टेंशन तब लगेगा ना जब सरफेस के कांटेक्ट में आया। यहाँ पे हम लोग देखो ध्यान बस इतना देना है ना, सरफेस टेंशन का नाम सरफेस टेंशन इस वजह से क्योंकि वो सरफेस और जो अपना लिक्विड है उसके इंटरफेस जहाँ पे मतलब मिलते हैं ना, वहीं पे लगता है। तो देखो लिक्विड और एयर यहाँ पे बस मिल रहे होंगे, जहाँ पे ये मतलब जहाँ पे डिस्क ने ढक लिया, डिस्क ने कुछ दूर पानी यहाँ पे ढक लिया, तो उसके नीचे में तो सरफेस टेंशन लगेगा नहीं, क्योंकि एयर से कोई जो अपना लेयर है लिक्विड का कांटेक्ट में नहीं है। क्लियर है। अब देखो, उसके बाद सेकंड पॉइंट अपना यहाँ पे आएगा, जब ये जो साइड साइड में यहाँ पे जो पानी होगा, जो यहाँ पे जस्ट मतलब इसके लेयर को टच कर रहा होगा, वो तो एयर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब उस पे एक सरफेस टेंशन लगेगा। समझ रहे हो। और सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे भी सरफेस टेंशन लगेगा। और इसको समझने का सबसे इजी तरीका है, आपने देखा है कुछ कीड़े होते हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं। ऐसा नहीं देखा कभी। छोटे छोटे मतलब काइंड ऑफ कीड़े होते हैं जो कि पानी के ऊपर वॉक कर लेते हैं, प्रॉपर वॉक। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है ना, उनका जो वेट होता है ना उसको सरफेस टेंशन बैलेंस कर देता है। वेट बहुत कम होता है और सरफेस टेंशन खुद एक बहुत छोटा सा फोर्स होता है, लेकिन ये पूरे पेरीमीटर के अलोंग लगता है। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बस नोट कर लो इतना कि कभी भी एक मतलब आपसे अगर पूरी बॉडी दे रहा है, उस केस में ध्यान बस इतना रखना है कि ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है पेरीमीटर के अलोंग लगता है। ठीक है। दूसरा लॉजिकली समझने का तरीका ये है कि ध्यान रखना है कि पेरीमीटर जितना दूर होगा ना, पेरीमीटर वाला जो मतलब सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे किसी भी बॉडी के, बस वही एयर और वाटर के इंटरफेस पे होंगे। अदरवाइज जितने बाकी के बीच के पार्टिकल्स हैं वो सारा इंटरफेस को कट कर दे रहे होंगे, वो एयर और वाटर का इंटरफेस बनने ही नहीं दे रहे होंगे, इसलिए बल्क में मतलब बीच में कहीं भी कोई टेंशन फोर्स नहीं आता है। ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सरफेस टेंशन का एनर्जी पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसको एनर्जी के टर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी सिंपल सा है, आप लोग को इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक मैंने लिया पहले ये वाला अपना सोप का फिल्म है, मान लो ये अपना सोप का फिल्म है कुछ, ठीक है। अब क्या किया मैंने ना, यहाँ पे एक मैंने स्लाइडर लगा रखा है, ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये स्लाइडर है, ठीक है। अब इस स्लाइडर को मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ खींचा, ठीक है। आगे की तरफ मैंने खींचा, इसको खींच के यहाँ तक लाया,
एक एक्स डिस्टेंस तक मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब अपनी जो फिल्म है पूरी ऐसे बड़ी सी हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनर्जी चेंज, जो भी इसके सरफेस एनर्जी में चेंज आया होगा उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना। जो भी देखो टेंशन फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, सरफेस टेंशन, तो जो भी निगेटिव वर्क ऑफ सरफेस टेंशन, WT, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पहला तरीका, ठीक है। एंड सेकंड देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने बाहर से फोर्स लगाया F, और फोर्स लगा के इसको मैंने बाहर की तरफ लाया, तो अपने फोर्स के टर्म में हम लोग इसको प्लस WF दिखा सकते हैं, क्योंकि अपना जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखना, ये जो अपना यहाँ पे फोर्स आएगा ना, ये 2T × L आएगा, और 2T क्यों आएगा आप समझ रहे हो, क्योंकि दो सरफेसेज होंगी, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो जो अपना फोर्स आएगा 2T × L आएगा। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह यूज नहीं करते हैं, सिंपल अपना नॉर्मल ऐसे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे कि जाके एक्स पे DX लेंगे। ये काइंड ऑफ बहुत छोटा फोर्स होता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें नेग्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो देखो अपना जो डेल्टा यू निकल के आता है, वो देखो फोर्स आया 2T × L, और डिस्प्लेसमेंट अपना आया x, ठीक है। अब यहाँ से टी को मैंने बाहर कर लिया, टी अपना सरफेस टेंशन, और ये 2 × L × x, ये क्या है देखना एक बार। देखो 2 × L × x, बेसिकली ये वाला जो एरिया में चेंज आया ना, वही है। देखो L अगर इसका लेंथ है ऊपर से नीचे, और x अपना ये डिस्टेंस है, तो एरिया कितना हो जाएगा L × x, ठीक है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है, 2 × दो लेयर्स होंगी ना, ऊपर नीचे। ओके, यानी कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों एरिया में चेंज आएगा ए का, तो इसलिए 2 × जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हमने दोनों एरिया को मिला के डेल्टा ए डिफाइन कर दिया है। डेल्टा ए मतलब दोनों एरिया का चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपना यहाँ से जो निकल के आता है, यहाँ से अपना सरफेस टेंशन का एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, ΔU/ΔA। लेकिन ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो इनिशियल एनर्जी होती है जीरो होती है, और जो अपना इनिशियल ये जो एरिया में जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग जीरो लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है U/A, सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। ये होता है अपना सरफेस टेंशन। तो एक यहाँ पे हमने याद किया था फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। दूसरा आप याद कर लेना सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सिंपल सा कुछ नहीं है, देखो फोर्स को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना एनर्जी आ गया या वर्क डन आ गया, नीचे में L को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया। आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग एक जगह करके याद करने ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि इसमें यही हेल्प करेगा, ठीक। अब देखो एक एग्जांपल आपको यहाँ भी बता देता हूँ। जब वाटर ड्रॉप, मतलब देखियो आप जैसे बारिश के बाद आप देखते होगे पानी कहीं पे पड़ा हुआ रहता है, आप देखते हो एक ड्रॉप रहता है छोटा सा, थोड़ा देर में एक बड़ा ड्रॉप है अगर पास में, फिर थोड़ा देर बाद आप देखोगे दोनों जाकर मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं, ऐसा देखा है कभी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट बताना। मान लो एक बड़ा ड्रॉप है, उसको आपने कभी देखा है टूट के दो छोटा छोटा ड्रॉप बन गया हो। अच्छा ये भी देखा है आपने, लेकिन साइंस बोलता है ऐसा नहीं होता है सेकंड केस, ये अगेंस्ट द नेचर है। मतलब देखो अगर ज़बरदस्ती करवा दें तो अलग बात है, अगर तेज़ की हवा आई और पानी को मतलब दो बूंदों में बना दी वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ना एक बड़ा बूंद खुद से दो बूंद में कन्वर्ट मतलब नहीं होगा। इसका रीज़न आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो मतलब वाटर का ड्रॉप होता है, आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, आई थिंक आप तो नए हो, पहले के क्लासेस में बताया था मैंने, आप लोग जो याद होगा बताना, कोई भी बॉडी अपनी एनर्जी को कितना क्या रखना चाहती है, मैक्सिमम या मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी बोल लो या सरफेस एनर्जी बोल लो, हाँ बोलो। मिनिमम रखना चाहती है, जितना कम एनर्जी होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही केस होता है, जो वाटर ड्रॉप्स होती है ना अपने सरफेस एनर्जी को काइंड ऑफ बोले तो मिनिमम रखना चाहती है, ठीक है। और अपना सरफेस एनर्जी देखो ना, ये यू जो है ये T × एरिया है, मतलब एरिया जितना बड़ा होगा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा सरफेस एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। देखो ये अपना U = T × A। अब जितना ज़्यादा हम लोग एरिया बढ़ा देंगे, जो अपना ड्रॉप है उसका एरिया जितना बड़ा कर देंगे उस पर उतना ज़्यादा मतलब उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी बढ़ने का मतलब है ना स्टेबिलिटी कम होना।
तो कोई भी दुनिया का कोई भी मतलब पार्टिकल चाहेगा, आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको स्टेबल होना है, एक काइंड ऑफ स्टेबल लाइफ चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए। तो वैसा ही काइंड ऑफ होता है दुनिया में, नेचर में मतलब हर चीज़ ऐसी बनी हुई है ना, वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है, ठीक है? और उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो 2 ड्रॉप्स होती हैं, जैसे आप कैलकुलेट करना, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो, 2 सेम रेडियस के ड्रॉप्स मिला के आप एक बड़ा रेडियस का ड्रॉप बनाओगे, ठीक है? वॉल्यूम कंजर्वेशन से आप नया वाला का रेडियस निकाल लेना, जैसे कि मान लो इसका कुछ सर्टेन वॉल्यूम आएगा, दोनों आर रेडियस की हैं, तो आप इनका वॉल्यूम अगर 2v होता है, तो 2v वॉल्यूम करके यहाँ से आप अपना नया रेडियस निकालना, फिर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ठीक है? तो आप जब कैलकुलेट करोगे ना, आपको पता चलेगा बड़े स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है कम हो जाता है। ये आई थिंक आपने नोटिस किया होगा, पहले भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है, अगर आपसे कोई कभी पूछे कि दुनिया में मतलब जितनी ये जैसे वाटर होता है या कुछ भी होता है, सब स्फेरिकल मतलब शेप क्यों ले लेते हैं? वाटर ड्रॉप होती है, स्फेरिकल क्यों होती है? कोई आइडिया? टेंशन के कारण। नहीं नहीं नहीं, सरफेस एनर्जी कम करने के लिए। सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन स्फेरिकल नहीं बनाता है। आप देखो, एक बार ध्यान से देखना, अगर कोई ड्रॉप ऐसे है, मतलब जमीन पे पड़ा हुआ है, तो सरफेस टेंशन कैसे एक्सप्लेन आप करोगे? सरफेस टेंशन तो बस यहाँ वाले पे लगेगा ना, जो ऊपर वाला पार्टिकल है, ये काइंड ऑफ ये पूरा का पूरा कैसे रुका हुआ है ऐसे कुछ स्फेरिकल ड्रॉप में? ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो जाता वाटर, ऐसा मतलब काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप क्यों नहीं लेता है? देखो, इसको ध्यान रखना, अपने मतलब नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन सकता है। ये जो अपना स्फेयर होता है ना, जैसे दुनिया में जितने भी सारे 3D शेप्स हैं, ठीक है? अपना क्यूबॉइड ले लो, क्यूब ले लो, स्फेयर ले लो, कोई भी ले लो। अगर हम लोग सेम वॉल्यूम में कंपेयर जब करते हैं ना, अगर सेम वॉल्यूम ले लिया मैंने सारे फिगर्स का, ठीक है? एक मान लो क्यूबॉइड हो गया, एक अपना क्यूब हो गया, एक अपना स्फेयर हो गया और सिलेंडर हो गया, मतलब जो भी ले लो, ठीक है? सबका वॉल्यूम मैंने सेम कर दिया, तो उसमें सबसे कम सरफेस एरिया किसका आएगा, आपको पता है? ये करेक्ट। स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम आता है। और आप यहाँ से देखो, सरफेस एनर्जी जो होगा, टेंशन फोर्स इंटू सरफेस एरिया, ठीक है? तो टेंशन फोर्स वही रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया जितना ज़्यादा कम हो सकता है ना, उतना एनर्जी कम होते जाएगा, ठीक है? अब से याद रहेगा। यहाँ पे जो सारा खेल है ना, अपना सरफेस एनर्जी का है, ठीक है? तो इसीलिए जब भी होता है ना यूनिवर्स में, देखो क्या होता है ना, जब 2 ड्रॉप्स मिलेंगे, एक ड्रॉप बनाएंगे, तो बड़ा ड्रॉप जो बनेगा ना, उसका जो सरफेस एरिया आएगा, वो दोनों ड्रॉप्स के इंडिविजुअल सरफेस एरिया का जो सम होगा उससे कम आता है। इसलिए 2 ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बनाना, ये कॉमन फिनोमेना है। लेकिन इसका रिवर्स कभी भी खुद से नहीं हो सकता है, नेचर में कभी नहीं हो सकता है कि एक ड्रॉप टूट के 2 ड्रॉप बना दे। ऐसा तब हो सकता है जब कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग के इसको 2 ड्रॉप में तोड़ दे, ठीक है? क्लियर है ये वाला पार्ट भी? ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है? या फिर अभी करोगे? यहाँ पे बेसिकली डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। अभी करना है। आप लोग बताओ। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ट्राई करना, ठीक है? मैं शाम में फिर बता दूंगा अगर नहीं हुआ तो, ठीक है? आप सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ट्राई करना, अगर नहीं होगा शाम में बता दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ें। ओके। देखो, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद का टॉपिक शाम में करेंगे, ठीक है? देखो, इसका डेरिवेशन मैंने स्किप किया है, क्योंकि वो बहुत ही फालतू डेरिवेशन था और अपने काम का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए, ठीक है? देखो, अपने पास एक ये इंटरफेस है, ठीक है? ये वाला ध्यान से देखना, ये इंटरफेस है, ठीक है? अब ये अपना इंटरफेस जो है, सिंगल स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, ऐसे क्यों? क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर इक्वल है। आप बलून देखे होगे, बलून में क्या होता है, बलून बाहर की तरफ इन्फ्लेट हो जाता है जब उसके अंदर आप एयर भरते हो, ठीक है? मतलब अंदर में काइंड ऑफ प्रेशर बढ़ जाता है, समझ रहे हो सब लोग? तो देखो, जिधर साइड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, वो
शेप जो है वो मतलब काइंड ऑफ कॉनकेव बन जाएगा। जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा वो शेप कॉनकेव बन जाएगा। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। बलून के अंदर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से बलून बाहर की तरफ फूल जाता है। तो अंदर से अगर शेप बोलेंगे तो अंदर से तो उसको कॉनकेव ही बोलेंगे ना। ठीक है, तो आप लोग बलून के एग्जाम्पल से याद रखना, प्रेशर जिधर हाई होगा ना उधर सरफेस कॉनकेव होगी, और जिधर प्रेशर कम होगा उधर साइड में अपनी सरफेस कॉन्वेक्स बन जाएगी। याद रहेगा। और सिंपल देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, देखो जैसे अपने एक सिंगल काइंड ऑफ ऐसा लेयर पड़ा हुआ है, उस पर मैंने इधर से प्रेशर बढ़ा दिया, अभी दोनों साइड प्रेशर इक्वल था, मैंने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर काइंड ऑफ इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये जो अपना ये जो है इंटरफेस वो कुछ ऐसा मुड़ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, चलो याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अब जो अगला चीज़ याद करना है वो आपको ये याद करना है। देखो, एक ड्रॉप है, कोई भी ड्रॉप के अंदर में प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी भी ड्रॉप के अंदर में थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर होता है, और वो एक्सेस प्रेशर, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, ड्रॉप के बाहर का प्रेशर जो होगा पी एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर होगा। और जब भी हम लोग सरफेस में अंदर जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड में जा रहे हैं ना, प्रेशर 2T/R से बढ़ जाता है। ठीक है। जब भी हम लोग कॉन्वेक्स वाले साइड से, मतलब हम लोग पहले इधर देखो, ये कॉन्वेक्स साइड है अपना, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स से जब हम कॉनकेव सरफेस साइड में जाते हैं तो अपना प्रेशर 2T/R से इंक्रीज होता है। समझ रहे हो। ठीक है। और इसका रिवर्स बोलेंगे, अगर हम अंदर से बाहर मतलब कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ आ रहे हैं तो 2T/R कम हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको दोनों टर्म में बता दिया, आपको हो सकता है कभी बाहर का पूछ ले कभी अंदर का पूछ ले। तो 2T/R ऐड कब करना है और माइनस कब करना है, इसके लिए आप लोग बस बलून वाला एग्जांपल याद रखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा प्रेशर ज़्यादा किधर है। ठीक है। बलून वाला एग्जांपल से बिल्कुल सबको क्लियर है। उससे बस आप ये मतलब विजुअलाइज कर लेना कि प्रेशर ज़्यादा किधर आता है, कॉनकेव साइड या कॉन्वेक्स साइड। उसके बाद आपसे जो पूछेगा वहाँ पे आप लोग इजीली मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हो, 2T/R को प्लस करना है कि माइनस करना है, आप बलून वाले एग्जाम्पल से याद कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसका देखते हैं। देखो, अगर एक सोप बबल है तो मैंने आपको बताया था ना, सोप बबल के केस में क्या होता है, अपनी दो सरफेसेज हो जाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो, दोनों की दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस, बाहर से कॉन्वेक्स है, अंदर से कॉनकेव है। ठीक है। तो यहाँ भी अंदर साइड में ज़्यादा होगा प्रेशर या बाहर साइड में। अंदर साइड। ठीक है। तो देखो, अंदर का जो प्रेशर आएगा वो बाहर से ज़्यादा आएगा क्योंकि अंदर में कॉनकेव सरफेस है। और यहाँ पे देखो, एक सरफेस हमने पार किया तो 2T/R ऐड किया, देखो बाहर से हम चलना शुरू किए, एक सरफेस पहला सरफेस पार करके 2T/R ऐड कर दिया, फिर दूसरा सरफेस यहाँ पे पार किया, फिर 2T/R ऐड कर दिया। और देखो, ये दोनों का जो बीच का थिकनेस है ना नेग्लिजिबल होता है, इसलिए दोनों को ही हम आर लेते हैं। ठीक है। सोप फिल्म का थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए जो अंदर वाला जो सरफेस है उसको भी और बाहर वाला सरफेस है उसको भी, दोनों को हम मान के चलते हैं आर डिस्टेंस पे ही है। क्योंकि आर प्लस डेल्टा आर जो ये आता है ना, बहुत ही काइंड ऑफ जीरो होता है। ठीक है। तो याद रहेगा, सोप बबल के केस में अपना 40/R अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एयर बबल के केस में क्या होता है। तो देखो, पानी के अंदर में एक एयर बबल मान लो है, एक आप लोग देखे हो मतलब पॉन्ड्स वगैरह होती हैं, उसके अंदर में एयर बबल बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं, तो बहुत बार एयर बबल्स बाहर भी आते हैं। ऐसा देखा है कभी। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो। कोल्ड ड्रिंक के बोतल में देखा अंदर में एयर बबल्स बन जाते हैं। हाँ, ये तो सबने देखा होगा। तो देखो, ये जो अपना कोल्ड ड्रिंक के अंदर में मान लो अगर एच हाइट नीचे एयर बबल बन रहा है तो उसका प्रेशर लिखना हो, तो सबसे पहले बाहर के पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखेंगे बताओ। मान लो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बताओ। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट जो यहाँ पे है, एच हाइट नीचे है, लिक्विड का डेंसिटी मैंने रो दे दिया, तो इसका प्रेशर क्या आएगा। दो जी एच। और पी नॉट भी तो ऐड करो। पी नॉट प्लस दो जी एच। तो इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच आ गया।
अब देखो, अब एयर बबल के केस में मैंने आपको बताया था ना, एक ही सरफेस होती है। हाँ। ठीक है। तो देखो अपना बबल के जस्ट बाहर का प्रेशर जो है P0 प्लस एच रो जी या रो जी एच है। और इसके बाद हम लोग बबल के अंदर जाते हैं तो हम लोग ऐड कर देंगे 2T/R। क्लियर है? जैसा पीछे का पार्ट था वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे देख रहे होगे आप, सरफेस के नंबर में चेंज आ गया, सरफेस एक ही है। और दूसरा अपना हाइट के वजह से या डेप्थ के वजह से जो भी चेंज आया प्रेशर में, वो वाला कंसीडर करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन बना कि नहीं? करिए करिए, सब लोग करिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सरफेस एनर्जी मतलब जो भी चेंज होगा वो निकालना है। ठीक है, टेंशन के टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अपना यू डेल्टा यू अपन डेल्टा इक्वल्स टू टी, बस ये यूज करना है। ठीक है, डेल्टा ए कैलकुलेट कर लो कितना आया, क्वेश्चन बन जाएगा।32 πr³ T। ओके, कैसे कैसे किया बताओ। 16 πr², कैसे किया आपने बोलो। 32 πr² T है। ओके। एरिया ऑफ स्फीयर रखा 4 πr² और इंटू 8 कर दिया। ओके, आपने एरिया कैसे निकाला बड़े स्फेयर का? 8 इंटू पुराने वाले स्फीयर का एरिया। एरिया होगा ना 4 πr²। वाह वाह वाह। एक बात बताइए, आप दो टर्म्स को मिलाते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे ना, एरिया कैसे आपने सेम कर दिया? एरिया तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से कर लो। चलो चाहे साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम क्यों दोगे? देखो प्रोसेस आप सबको पता है, मुझे लगा था आप लोग शायद ये इसी में थोड़ा सा करोगे प्रॉब्लम। आ जाओ वापस, आप भी साथ में कर लो। ठीक है, मुझे पता है आप सब कर लोगे, केवल आप लोग यहाँ पे गलती की है। देखो ध्यान रखना, जब भी जैसे दो ड्रॉप मिलता है, दो वाटर का ड्रॉप मिलेगा, तो दोनों का जो फाइनली मिलने के बाद वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि देखो डेंसिटी सेम है और मास कंजर्व होना है। तो इस केस में एक ही उपाय है ना कि दोनों का मिला के वॉल्यूम जो पहले था वही रहे, अदरवाइज मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं। क्लियर? तो फिर यहाँ पे एरिया की जगह वॉल्यूम रख देंगे। नहीं नहीं, देखो क्या करेंगे, इसी के लिए बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करना। देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को इक्वल किया, जो नया स्फीयर अपना बनेगा बड़ा वाला, उसका मैंने माना रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, और मुझे पहले से इसने दे रखा है कैपिटल आर, अपने छोटे वाले जो स्फीयर्स हैं ड्रॉप्स हैं उनका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 8 टाइम्स हम सारे ड्रॉप जो हैं उनका वॉल्यूम जो 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारा बड़े ड्रॉप का। ये क्लियर है? हाँ। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग ये कैंसिल कर देंगे 4/3 पाई। ठीक है, अब ये जो अपना स्मॉल आर है ना, इसको हम कैपिटल आर के टर्म में निकाल सकते हैं ना। ये अपना आ जाएगा 2 आर। देखो 8 का क्यूब रूट लेंगे 2 आएगा, और आर का अपना आर क्यूब का आर आ जाएगा। ये रेडियस सही निकाला ना मैंने? हाँ। अब देखो, अब यहाँ से सरफेस एरिया आप नया वाला निकाल लोगे ना। हम πr² यानी कि π2r का स्क्वायर, अपना कितना हो गया 4 πr²। और इनिशियल एरिया, ये फाइनल एरिया है, इनिशियल एरिया अपना हुआ करता था कितना, 8 टाइम्स πr² यानी 8 πr²। अब डेल्टा यहाँ से निकाल सकते हैं ना।
अरे फाइनल इनिशियल जो भी हो, डेल्टा ए यहाँ से हमारा आ जाएगा। बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड से काम है, तो यहाँ से देखो 4 पाई r² आ जा रहा है, ये वाला 8 - 4, ठीक है। हम्म। जो निगेटिव साइन आएगा ना, निगेटिव साइन का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना डेल्टा ए आ गया, अब अपना डेल्टा यू क्या होता है, टी डेल्टा ए होता है, तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, T × 4 पाई r²। मन करे तो निगेटिव साइन लगा दो, ये बता देगा एनर्जी रिलीज हुई है। वैसे भी जब 4 में से 8 को माइनस करोगे, ये वाला निगेटिव आएगा एरिया में चेंज, ठीक है। देखो ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे सोचो, मान लो आपके पास इंडिया 4 पाई r² होगा ना? 4 पाई r², अरे हाँ 4 पाई r² होगा, कोई नहीं, सारा डबल कर लेते हैं, कर लो इसको। अम, सबसे पहले अपना ये वाला है 4 पाई r², स्फेयर है ना, सर्कल का लगा दिया, ठीक है। तो 4 से आपका 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला अपना 4 पाई r² × 8 यानी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना फाइनल 16 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को क्यों सेम रख रहे हैं, ये भी क्लियर है ना आपको? हाँ। ओके, आयुषी आपको भी कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। देखो रीज़न मैंने जो बताया ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है अपना। जो मतलब अगर हम लोग वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो देखो दोनों को जब मिक्स करेंगे, उस बार ये जो अपना रो रहेगा, जो डेंसिटी रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। दो वाटर के ड्रॉप मिलेंगे, तो मिलने के बाद भी एक बड़ा ड्रॉप बना तो देंगे, लेकिन डेंसिटी तो फिर भी सेम रहनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर डेंसिटी सेम रहती है, उस केस में हम लोग वॉल्यूम, अगर मतलब जैसे आप एरिया अगर सेम रख देते हो, एरिया 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो फिर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है ना कि आप कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहे हो, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, इस रीज़न से ध्यान रखना। ये सब मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सिली मिस्टेक वाला पॉइंट है। ओके। पता है हम लोग भी ऐसा खूब गलती करते थे क्लास में, मतलब टीचर क्वेश्चन देते थे, हम लोग भी ऐसे जल्दी जल्दी बना के फटाफट देते थे। बहुत बहुत ज़्यादा गलती हम लोग किए हुए हैं, लेकिन टीचर इतना ही मोटिवेट करता रहता था, बोलता था कि अच्छा इनिशियल को फाइनल ले लिया। अरे नहीं, ठीक है, इनिशियल को फाइनल नहीं लिया, मैंने बोला तो कि ये जो नेगेटिव साइन है बस बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुआ है। वैसे भी हमें पता है छोटे से बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ है, तो एनर्जी रिलीज ही होगा। देखो ये अपना फाइनल है, ये फाइनल है, आंसर निगेटिव आएगा। निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है। डेल्टा यू जो अपना आना चाहिए वो निगेटिव ही आना चाहिए। आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? देखो फाइनल एरिया तो घट जाएगा ना। देखो 8 ड्रॉप मिला के बड़ा ड्रॉप क्यों बना, एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ना। तो फाइनल एरिया तो कम ही आना चाहिए ना। ओके, चलो ये वाला तो सारा हो गया था। ये भी हो गया था। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं करवाया था, ये कर लो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिली मिस्टेक अवॉइड करना। सेम कॉन्सेप्ट है जिससे अभी क्वेश्चन किया ना, वही बिल्कुल सेम।
2.10 पाई 2.10 ओके पाई भी है। ओके ठीक है कैलकुलेट करते हैं ठीक है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया अब अपना यहाँ पे चेंज इन एरिया क्या आ जाता है देखो 2t पाई आर फाइनल अपना कितना है 7 बड़ा हो रहा है रेडियस ठीक है 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर इंटू 10 माइनस 4 आई होप सही है ओके आपने कैलकुलेट भी कर लिया बढ़िया 10.5 इंटू 3.5 सर इसमें एक डाउट है, हम्म इसमें अपना सरफेस एरिया लगेगा ना? हम्म, हाँ सरफेस एरिया लेंगे 1 मिनट सरफेस और आएगा। 4 पाई r² आएगा ना हम्म, बार बार यहीं पे मेरा गड़बड़ हो रहा है 4 इंटू ठीक है अभी हाँ जी सर। 3.5 यानी 2 टाइम्स नीचे का सारा क्लियर क्वेश्चन सिंपल होता है तो कैलकुलेशन खतरनाक हो जाता है ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 1320 आ रहा था हमारा। 1320 आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया था ना टेंशन वाला हाँ 2 सरफेस फिर कहाँ पे गलती हुई 2 into 2.0 into हम्म 4 पाई और 10.5 और 2.5। 2.5 होगा ना, यहाँ पे 3.5 नहीं होगा। ओके रेडियस 2.5 है नहीं एक सर, सेकंड, सही है। 3.5 ही होगा, हमने 2.5 लिख दिया वहां पे। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं आजकल मेरे से भी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है इसलिए बहुत केयरफुल रहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार देखो यहाँ पे सोप बबल है ना सोप बबल में 2 एरियाज 2 सरफेस होंगे और 2 सरफेस होंगे ना इसलिए जो भी चेंज आएगा वो दोनों ही सरफेसेज में आएगा ठीक है तो इस रीजन से यहाँ पे हम लोग 2t इंटू डेल्टा है या फिर आप इसको t.2 डेल्टा ए भी लिख सकते हो आपका मन ठीक है अब यहाँ पे सिंपल बस वैल्यू पुट करना था जो भी हमारा आ रहा है देखो इस फॉर्मूला में बस एरिया का क्या होता है 4 पाई r² जो कि मैं बार बार आज पाई r² लिख दे रहा हूँ तो अपना 4 पाई r² माइनस r² कर दिया सिंपल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके ओपन कर दिया अब उसके बाद ये मतलब प्योर कैलकुलेशन है कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है इसमें कोई अगर है तो बोलो आप लोग पिछला क्वेश्चन का जो था सेम टू सेम वही है टेंशन फोर्स इंटू चेंज इन एरिया अरे कुछ तो हाँ ना कुछ भी बोलो ओके सही आया, आ गया ये आंसर। आ गया ना वो 3.5 रख के आ गया। ओके तब ठीक है अरे नहीं मुझे डाउट होने लगता है मेरा कैलकुलेशन आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है इस वजह से ओके सबका आंसर तो लगभग मतलब अलग अलग ही है
कोई नहीं, मतलब अलग-अलग लिखा हुआ है, शायद है एक ही। कोई बात नहीं, आप लोग बाद में मैच कर लेना, ठीक है? इसके कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? आगे बढ़ें? ठीक है। आई थिंक श्रुति आपको डाउट होगा क्योंकि आपने क्लास नहीं किया पिछला वाला। चलो कोई बात नहीं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है? पिछला वाला देख लेना, वो पीछे का क्वेश्चन था सर, अब नया टॉपिक है, ठीक है? ध्यान से सुनना। अच्छा, फॉर्मूला से किया, हाँ ठीक है, बढ़िया। फॉर्मूला से ही करना है, उस क्लास में भी हम यही सीखे, जो लोग थे वो भी यही सीखे, फॉर्मूला से ही करना है, फॉर्मूला याद रखना है। 3-4 फॉर्मूला है। सारा फॉर्मूला याद हो गया आप लोग को आज वाला? ओके, रेनॉल्ड्स नंबर का बताओ। रो वी। ओके, रो बी डी अपॉन ईटा। सही है, बढ़िया ऐसे। अब एक पता है, एक मैंने सोचा है, जैसे आपसे मतलब कोई टॉपिक चल रहा होगा रैंडम, प्रीवियस किसी भी टॉपिक का कुछ कुछ आपसे पूछूंगा, ठीक है? थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे करने से ना एक्टिव रिकॉल होगा। उसमें मैं वो भूल गया कि अपना 500 होता है, 500 से 2000 और 2000 से टर्बुलेंट। जनरली 0 से 1000 होता है, फिर 1000 से 2000 अनस्टेबल होता है, 2000 से ऊपर अपना टर्बुलेंट होता है। और बुक वाइज वेरी करेगा देखो, लेकिन मतलब जो जनरली एक्सेप्टेड वैल्यू है अप टू 1000 है, जो हम लोग इंजीनियरिंग में हम लोग मतलब पढ़ते थे। ओके, इंजीनियरिंग में हाँ 1000 तक मैंने पढ़ी है, लेकिन जब मैं फ्लूइड नॉर्मल फ्लूइड पढ़ता हूँ तो नहीं, वो कहीं पे गलत दिया है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है अप टू 1000 है स्ट्रीमलाइन के लिए या लेमिनार के लिए। 1000 से 2000 अपना अनस्टेबल रेंज है, और 2000 से ऊपर अपना टर्बुलेंट रेंज है। हम्म, ठीक है। जो मैंने बोला ऐसे ठीक रहेगा ना? आपसे बीच बीच में मतलब ऐसे पीछे का कुछ उठा के पूछ लेंगे तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? अच्छा, मानोगे बुरा? कोई बात नहीं। मैंने पूछा बुरा तो नहीं मानोगे, आप सबने हाँ बोला ना, इसलिए मुझे लगा कि सच में मानोगे बुरा, इसलिए थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक है। चलो ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है? कोहेसिव एडेसिव तो आप लोग जानते होंगे, फेविकॉल का डब्बा देखा होगा, उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है। आई थिंक दोनों में से कोई एक टर्म लिखा रहता है। ये रविंदर को अच्छे से पता होगा, कोहेसिव एडेसिव, क्योंकि आपके हम्म, चलो देखो, अब सिंपल मतलब ये अपना सिंपल है, देखो ध्यान रखना। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो अपना कोहेसिव होता है, ठीक है? और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो एडेसिव होता है, याद रहेगा? ऐसे, या फिर ट्राई करो को मतलब साथ साथ, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, कोएड मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं नहीं, अलग अलग। कोई नहीं, छोड़ो। जैसे आपको याद रहता है बेटर वे में, वैसे याद कर सकते हो। कोहेसिव मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स अपना कोहेसिव हो जाता है, ठीक है? इसी को फोर्स ऑफ कोहेसन भी बोलते हैं। एंड जो एडेसिव होता है, एडेसिव मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो अपना हो गया एडेसिव फोर्स, ठीक है? अब देखो, अभी तक स्टार्टिंग से जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग फ्लूइड के अंदर की बात करते थे, अंदर के पॉइंट पे प्रेशर वगैरह निकाले है, फिर अंदर के पॉइंट का मोशन हम लोग अच्छे से स्टडी किए। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। जस्ट पिछले क्लास में हमने सरफेस की बात की, सरफेस भी अपना सारा हो गया, सरफेस वाला पार्ट। उसके बाद अब अपने पास बचा क्या है? फ्लूइड का, और जो कंटेनर है उसका इंटरफेस का हमने अभी तक बात नहीं किया हुआ है ना? ओके, तो अब बची हुई बातें भी निपटा लेते हैं। देखो होता क्या है ना, कि जैसे यहाँ ऊपर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है? ये मॉलिक्यूल भी अपना इक्विलिब्रियम में होता है, अलग अलग फोर्सेस के वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, या फिर और जो भी कोएसिव फोर्सेस होती हैं उनके वजह से। लेकिन एक मॉलिक्यूल यहाँ एंड पे भी तो होगा ना, जो कंटेनर के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे होगा। उस पे देखो, उस वाले पे कंटेनर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ अपना ढेर सारा फोर्स लगा रहा होगा। कंटेनर में भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, कुछ फोर्सेस हमने दिखा दी यहाँ पे। तो ये जो येलो वाला देख रहे हो ना, ये सारा कंटेनर जो फोर्स लगा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स पे, वो वाला है, ठीक है? नेक्स्ट अपना ये सारा हो गया एधेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ एधेसन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो नीचे है ना, ये कोहेसिव फोर्स हो गया, ये लिक्विड के पार्टिकल्स लगा रहे हैं, ठीक है?
अब देखो क्या होता है ना, जो कुछ फ्लूइड्स होते हैं उनमें ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ये कम होता है एडहेसिव फोर्स से, मतलब वीक होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देखो अपने पास दो केसेस बनती हैं। जब अपना एधेशन फोर्स मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स बढ़ जाए, कोहेसिव फोर्स घट जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है ना, आपको एक ऐसा काइंड ऑफ सरफेस देखने को मिलता है। आप कांच के ग्लास में पानी रखा हुआ देखे हो, साइड में वॉल से कैसे एक काइंड ऑफ थोड़ा सा स्फेरिकल शेप बनाता है, नोटिस किया कभी? ओके। ये जो ग्लास वाटर का है इसमें प्योर वाटर हो। हाँ प्योर वाटर होगा, वाटर लिखने का मतलब ही प्योर वाटर अपना तो। हम्म। लेकिन मतलब नॉर्मल वाटर भी आप लोग जो लेते हो घर में, कभी कांच के बर्तन में वाटर रखा हुआ नहीं देखा है, साइड से ऐसा कुछ थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ लगता है ग्लास के कांच के में चिपका हुआ है, चिपका हुआ होता है क्या? ठीक है, मतलब चलो कुछ लोगों ने देखा है। तो ये जो अपना ग्लास वाटर के इंटरफेस पे जैसा बनता है, अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जो मतलब ये फ्लूइड होता है ना, अपने टेंजेंशियली कोई भी फोर्स बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करेगा ना, फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी इस पे कोई टेंजेंशियल फोर्स आएगा ये अपना सरफेस ही चेंज कर लेता है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे इसके टेंजेंशियल सरफेस के एक फोर्स आया और एक इधर की तरफ फोर्स आया ऊपर की तरफ, तो क्या किया ना, फ्लूइड ने अपना शेप ऐसा कर लिया कि जो नेट फोर्स है ना हमेशा फ्लूइड के सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, ये मैंने आपको एक जगह और बताया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना एक्सेलरेशन वाला पार्ट, जी इफेक्टिव वाला, याद आ रहा है? ओके। तो देखो फ्लूइड का ये मतलब अच्छा प्रॉपर्टी है, बुरा नहीं है। हमेशा मतलब क्या करता है ना, जो भी फोर्स लगेगा टेंजेंशियल फोर्स को बर्दाश्त नहीं करता, अपने सरफेस को ही चेंज कर देता है, भाई टेंजेंशियल लगने नहीं देंगे ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये केस होता है। अब देखो होगा क्या ना, एक अंदर की तरफ कोहेसिव फोर्सेस यहाँ पे लग रही होंगी, लेकिन क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड में वीकर हैं, ठीक है, तो इसलिए छोटे एरो से दिखाया है। तो इस वजह से देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो वेक्टर रिजल्टेंट जब ड्रॉ करेंगे वो तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के ज़्यादा साइड में आएगा, समझ रहे हो? तो जो अपना नेट फोर्स आता है ना इस केस में बाहर की तरफ आता है, और जैसे ही बाहर की तरफ नेट फोर्स आएगा ना, लिक्विड का सरफेस अपने आप को ऐसा कर लेगा कि ये फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि इसको टेंजेंशियल फोर्स बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक सर्टेन एंगल बन जाता है, देखो ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो इससे एक एंगल बनाता है कंटेनर, वो एंगल थीटा, वही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इसको डिफाइन डेफिनेशन एग्जैक्ट तो नहीं मैंने देखा, मन मतलब मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो ये मतलब जो लिक्विड का सरफेस होता है, जहाँ पे कंटेनर से मीट करता है लिक्विड, उस सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस टेंजेंट और कंटेनर के वॉल के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, बाकी आप लोग का मन करे डेफिनेशन देख लेना। चलो देखो, तो इसका एग्जांपल हमने लिया ग्लास वाटर का। जैसे कांच के ग्लास में, जिन्होंने नहीं किया जाके आज कांच के ग्लास में वाटर डाल के देखना कुछ चिपक रहा है कि नहीं साइड के वॉल से। ठीक है, थोड़ा मतलब लेयर ऊपर में दिख रहा है कि नहीं, ऐसा स्फेरिकल टाइप से। ओके, नेक्स्ट देखो अपना अगला केस। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट वो एंगल है जो इस सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो ये जो मतलब एफ नेट है अपना इस सरफेस के परपेंडिकुलरली लगता है हमेशा। ठीक है, तो ये जो सरफेस अपना बना, इस सरफेस से एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, वो टेंजेंट जो इस वॉल के साथ एंगल बना रहा है वही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना है तो नॉर्मल गूगल पे एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्लूइड लिख के सर्च करना है बस। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपना एधेशन फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगा कोएशन फोर्स से, तो ऐसे में देखो क्या होता है ना, देखो एधेशन फोर्स इधर की तरफ लग रहा था वो कम हो गया, अब बढ़ गया अपना कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो अपना नेट फोर्स अब क्या होगा ना, अंदर की तरफ आएगा, मतलब कोहेसिव फोर्स के साइड में आएगा नेट फोर्स। तो इस बार फिर से लिक्विड ऐसे एडजस्ट करेगा खुद को कि ये इसका सरफेस जो है परपेंडिकुलर हो जाए नेट फोर्स के। ठीक है, अब इस बार भी जो आपको मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन बताया ना, देखो इस बार भी अपना काम कर रहा है। जो अपना टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस लिक्विड के सरफेस के जो यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो वहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ से जो आपको एंगल मिलता है
वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, वही आपका हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब नीचे के वॉल से, नीचे साइड से ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे देखो थीटा जो है ना 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और मरकरी के केस में, कांच के ग्लास में या कांच के ये में जब मरकरी रखते हैं, वो काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ बनाता है, ठीक है, और उसका कॉन्टैक्ट एंगल आता है 135 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है इसमें, मतलब बेसिकली थोड़ा सा, मतलब मेरा ट्राई यही हो सकता है, आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ, लेकिन आपने ग्लास में पानी नहीं देखा, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ, आपने मरकरी देखा होगा ग्लास में, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस। ओके, देखो ये वाला है कैपिलरी राइज, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्लांट्स में, जो होते हैं ना, क्या नाम है, जाइलम फ्लोएम, क्या नाम है, जो पानी को ऊपर लेके जाते हैं। जाइलम। ओके, जाइलम पानी लेके जाता है, और यानी कि फ्लोएम फूड कैरी करता है ना। यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जाइलम। वो कैसे काम करता है ना, इसी कैपिलरी राइज पे काम करता है, ठीक है। और यहाँ भी सेम आपको वही करना है, यहाँ भी देखो, यहाँ पे प्रूफ मैंने दे दिया, लेकिन प्रूफ आप एग्जाम में करोगे नहीं, आपको फिर से यही वाला याद करना पड़ेगा, जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है। ये कैपिलरी राइज आता है अपना। इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले आपको इस फॉर्मूला से रिलेशन बता देते हैं। देखो प्लांट्स के केस में क्या होता है ना, रेडियस जो होता है उनके वेन्स का, जिसको जाइलम बोल रहे हैं, उनका रेडियस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा पतले पतले होते हैं। इस रीजन से ये देखो, आर जितना छोटा होगा एच उतना ज़्यादा होगा, है ना। यस सर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। देखो इस फॉर्मूला में जो एच है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर क्या है, रेडियस है अपना, जो भी कैपिलरी है उसका। और प्लांट के केस में कैपिलरी एक हो जाता है, मान लो जो जाइलम है, तो जाइलम से पानी जाता है, वो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। कैपिलरी के केस में सिंपली देखो, आर जितना ज़्यादा कम होगा, एच अपना उतना ज़्यादा होगा, इसीलिए बड़े बड़े प्लांट्स में काफ़ी हाइट तक पानी नॉर्मली पहुँच जाता है। नारियल के पेड़ पे, नारियल के अंदर पानी कहाँ से पहुँचता है। छोड़ो, आप लोग पीने वाले आदमी हो, बस कोई बात नहीं। देखो अब इसको समझो, ठीक है। देखो क्या होगा, जैसे ही हम लोग एक कैपिलरी इंसर्ट करते हैं, एक अपने पास मान लो कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने कैपिलरी अपना इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जैसा वाटर, ठीक है। अगर मरकरी वगैरह लेंगे तो सेकंड वाला केस बनेगा, कैपिलरी राइज ना आके कैपिलरी फॉल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कैपिलरी को इंसर्ट करते हो इस लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस वाले में यहाँ पे जैसे इनिशियली देखो ऐसा होगा, इनिशियली ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, फिर थोड़ा देर बाद आप देखोगे ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ गया, ठीक है। यहाँ ऊपर की तरफ कुछ दूर तक चढ़ जाता है, कैपिलरी जितनी पतली होगी ये उतना ज़्यादा हाइट चढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये अपना ये मिनिस्कस इसको हम लोग बोलते हैं। तो कभी मिनिस्कस वाला टर्म यूज करें तो आप लोग समझ जाना, ये जो टॉप पे जो ऐसा अजीबोगरीब आकृति मतलब शेप बनता है, उसको हम लोग मिनिस्कस बोलते हैं। और देखो यहाँ पे जब ये सरफेस अपना बनेगा, कुछ ऐसा काइंड ऑफ मिनिस्कस फॉर्म होगा, मतलब स्फेयर है, बेसिकली हेमी स्फेयर है ये वाला, समझ रहे हो ना, हेमी स्फेयर है। मैंने मतलब मुझे बनाने नहीं आता, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो देखो, यस। अगर हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर के हर एक पॉइंट पे टेंशन फोर्स जो भी लगेगा, ये भी अपना ये बाहर जो है ना, ये सिलिंड्रिकल है जो अपना कैपिलरी है। तो जो टेंशन फोर्स लगेगा देखो यहाँ पे बिल्कुल टेंजेंशियली लगता है। पीछे के एग्जांपल्स में मैं आपको बताते आ रहा हूँ, सरफेस टेंशन जो लगेगा ये बिल्कुल इस पॉइंट पे लगेगा, पेरीमीटर वाले पॉइंट पे, जहाँ जहाँ पेरीमीटर आएगा ना। ऐसा क्यों होगा, मैंने आपको रीजन बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आता है, जो एयर और वाटर का इंटरफेस बनता है, और जब इंटरफेस बनेगा तभी वहीं पे टेंशन फोर्स आएगा। तो समझ रहे हो, चारों तरफ यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। और देखो इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, जो ये कैपिलरी के साथ बना रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली एक कंपोनेंट इधर तोड़ सकते हैं, टी कॉस थीटा। देखो यहाँ भी अपना टी कॉस थीटा आएगा, यहाँ भी टी कॉस थीटा आएगा। अब देखो ये टी कॉस थीटा जो है, ये पूरे के पूरे इस हेमिस्फेयर के मतलब पूरे पूरे पेरीमीटर पे काम करेगा, और पेरीमीटर अपना कितना होता है 2 पाई आर, क्योंकि हेमिस्फेयर के ऊपर में एक सर्कल होता है, ठीक है।
अब सिंपल सा चीज़ है, देखो यहाँ पे जो भी ऊपर की तरफ मान लो फोर्स लग रहा है, जो टोटल नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये टेंशन वाला फोर्स, इसका जो भी कंपोनेंट है टी कॉस थीटा का सम आ रहा है, वो अपना बैलेंस कौन कर रहा होगा? अपना एम जी बैलेंस कर रहा होगा ना टेंशन फोर्स को। ये जो हाइट यहाँ पे कुछ चढ़ा है, ये ऊपर की तरफ चला गया है, ऊपर की तरफ ये जब पहुंचा है यहाँ पे, तो इसके वेट को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, और वो बैलेंस कर रहा है हमारा एम जी, मतलब ये टेंशन वाला फोर्स। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, ये अपना बैलेंस करेगा एम जी को, और एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपना हो गया रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या? सिलेंडर का। देखो अगर एच हाइट चढ़ा है तो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सही है? यस सर। ठीक है, देखो अब यहाँ से अपना पाई आर कैंसिल करते हैं, तो पाई और आर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। तो आपको जैसे इजी लगे, याद करने में इजी लगे याद कर लेना, बाकी प्रूफ करने में इजी लगे प्रूफ कर लेना। ठीक है, देखो अपना सेकंड केस। देखो पानी चढ़ता क्यों है, ये भी रीज़न आपको बता दे रहा हूँ, शायद आपको मतलब कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा अंदर से ये हो रहा हो। देखो क्या होगा ना, जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइंड ऑफ आया, यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन थोड़ा सा लगा है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राइज हो रहा है वाटर, लेकिन जैसे ही अंदर के केस में आएगा ना, अंदर के केस में कुछ ऐसा केस बना होगा इनिशियली, फिर जो ये जो सरफेस टेंशन होगा ना, ये सरफेस टेंशन इनिशियली ओवर पावर कर जाता है, ये एक्चुअली इतना पतला, ये मतलब कैपिलरी देखो मैंने दिखाया इतना मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा, ठीक है, लेकिन ये बहुत पतला होता है। तो ऐसे में क्या होगा ना, ये जो टी होगा ना, ये ओवरकम कर जाएगा एम जी को, और जो वाटर होगा ना एक लेवल तक चढ़ जाता है। समझे? ये लोअर डेंसिटी के केस में होगा। सेम इसी लॉजिक से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे फॉल क्यों आता है? क्योंकि देखो सरफेस टेंशन मरकरी नीचे की तरफ लगेगा, और डेंसिटी भी ज़्यादा है, इस वजह से फटाक से सरफेस टेंशन कम पड़ जाएगा इसको रोकने के लिए, और मतलब नीचे चला जाएगा सर अपना। ध्यान आपको ये रखना है कि जो राइज आता है ना, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल, दोनों केस में फॉर्मूला आपको एक ही याद करना है, टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है ना खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, थीटा कैलकुलेट हमेशा नीचे से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली थीटा 90 से ऊपर आ गया ना, तो हाइट कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा अपना निगेटिव हो जाएगा, तो इस रीजन से अपना हाइट ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा। तो हमें राइज और फॉल के लिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। आप एक नॉर्मली याद कर लो, अगर राइज होगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, अगर फॉल होगा तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो ये वाला कैलकुलेट कर लो, बस फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देख लो फॉर्मूला यहाँ पे, अगर नहीं देखा तो। चलो आज पहली बार बना रहे हो इसलिए लिख देते हैं। देखो स्टैंडर्ड बुक्स में बनाओगे ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसी आएंगी जहाँ पे थोड़ा सा वो आएगा, क्या बोलते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 यूज होता है बहुत सारे जगह पे, क्योंकि फ्लूइड का केस आ गया। 24 into 10 to the power -3। ओके, सही आया होगा, क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता।
यही आंसर आना है इसे। हाँ 24 इंटू 10⁻³ यही हो जाएगा। ठीक है, चलो आपके जैसा लिख दिया। देखो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना था। क्लियर है? ओके। देखो जो दिन में भी हम लोग पार्ट पढ़े हैं ना, सारा का सारा मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। आयुषी दिन के क्लास में आप भी थे, उसमें फॉर्मूला के अलावा कुछ भी वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल तो नहीं था दिन वाले पार्ट में। नो सर। आप लोग सिंपली जिनका भी क्लास मिस भी हुआ नॉर्मली बस फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन बनाओ। और जहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है, मैंने बता दिया है कि सोप बबल का जब भी केस रहेगा वहाँ पे 2 सरफेसेज होती हैं, ठीक है, और जब एयर बबल का केस रहेगा तो 1 सरफेस होती है, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, अपलोड कर देंगे, इसका कुछ दूर तक का पार्ट इस वीडियो का भी करेंगे, इस वीडियो का एंड वाला पार्ट अपलोड नहीं करेंगे, क्वेश्चन वाला, क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट इश्यूज हैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बिना काम का चीज़ है, ठीक है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, बस यहाँ से ध्यान क्या रखना है आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है ना, आर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ये अपना पता नहीं अजीब सा नाम वाले आदमी का लॉ है, ठीक है। अरे नहीं, जैसे इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, मुझे लगता है इंडियन नाम दे देना चाहिए सारे लॉज को, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें यही पूछता है, ये जो मतलब लॉ है, ये आपको पता रहना चाहिए, एक लॉ है जो फ्लोरेट को बताता है। और फ्लोरेट जो होता है ना, ये जनरली मतलब सिलिंड्रिकल पाइप जैसे कैपिलरी हो गया, कैपिलरी के केस में जो फ्लोरेट होता है ना, आर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसलिए बस इसको मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, आप लोग इतना सारा इसका लंबा चौड़ा ये सब स्टेटमेंट वगैरह नहीं ध्यान रखो, बस ये लॉ का नाम अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। ये जो ऊपर में लॉ दिख रहा है अजीब सा, आई थिंक पॉइज इसी आदमी के नाम पे पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, देखो तो अपना ये याद कर लो, ये लॉ में बस इतना बोलता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, और ब्रैकेट में कैपिलरी लिख लेना, ठीक है। कैपिलरी के केस में जो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आएगा वो आर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। सर इसमें दोनों कंसिडर किए जाते हैं, अपना कैपिलरिटी और विस्कस हाँ विस्कोसिटी। हाँ, इसमें सारा चीज़। नॉर्मल हम ए इंटू वी करते हैं ना, तो उसमें विस्कोसिटी नहीं लेते हैं। ये अपने काम का नहीं है बेसिकली, ये मतलब इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन ये जो लॉ है ना, लॉ कभी पूछ सकता है ऐसा, क्योंकि मतलब एक जनरल लॉ है जैसे बाकी लॉज है, तो इसमें पूछता भी मतलब पूछने का चांस जो है वो पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, पूछेगा तो बस आपसे पूछेगा सिलिंड्रिकल पाइप स्पेसिफिकली कैपिलरी में ये जो क्यू होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, वो या फिर इसको डिस्चार्ज भी शायद बोलते हैं, डिस्चार्ज रेट या ऐसा कुछ बोलते हैं एक और कोई टर्म में, आई थिंक वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट शायद कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो बस इतना आप लोग आई होप ध्यान रख लोगे।